नमस्कार दोस्तों, पाखी परिचर्चा ज्ञान की राजनीति कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हमारे पाखी के कार्यकारी संपादक डॉक्टर पंकज शर्मा जी का आदेश है कि मैं इस पर कुछ बोलूं, कार्यक्रम की शुरुआत करूं। तो सबसे पहले तो जितने अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं और जिस पुस्तक पर आज चर्चा होने जा रही है, ज्ञान की राजनीति, समाज अध्ययन और भारतीय चिंतन, उनके लेखक मरीना ठाकुर जी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं हिलाल अहमद जी का स्वागत करता हूँ। सेतु प्रकाशन के अमिताभ राय जी मेरे मित्र, उनका मैं ज़्यादा स्वागत करता हूँ क्योंकि मेरी भी किताब शायद कभी लाएंगे। बाकी सभी मित्रों का स्वागत है। ये किताब इतनी गंभीर किताब, जो मैंने बहुत सरसरी तौर पर कुछ पन्ने देखे तो मुझे लगा इस किताब में हलील अहमद साहब जी की उपस्थिति में और लेखक की उपस्थिति में कुछ भी बोलना नाइंसाफ़ी होगी। ये किताब एक गंभीर अध्ययन मांगती है, इसलिए तय ये हुआ और अभी अभी तय हुआ कि मैं केवल इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दूं। तो कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं पंकज शर्मा जी और शोभा अक्षर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पाखी परिचर्चा के आयोजन की दोबारा शुरुआत की है। 2008 में जब पाखी पत्रिका की शुरुआत हुई थी तो मैंने तब पत्रिका का संपादन 2 वर्ष तक देखा और उस दौरान मैं पत्रिका के कार्यकारी संपादक, जो बाद में पत्रिका के पूर्णकालिक संपादक हुए, स्वर्गीय प्रेम भारद्वाज जी, उनसे कहा करता था कि इस प्रकार की परिचर्चा इस दफ्तर में होनी चाहिए। और इसके पीछे दोस्तों एक कारण था। हमने एक कार्यक्रम, मुझे वर्ष याद नहीं मगर 5 या 6 में नोएडा में किया था, जिसमें कमलेश्वर जी मुख्य अतिथि थे। कमलेश्वर जी ने तब मुझसे एक बात कही थी कि इस ईंट और गारे के जंगल में आप प्राण फूंकने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी साहित्यिक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे साधुवाद दिया था। मैं प्रेम जी से बहुत कहता था कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। कुछ कार्यक्रम प्रेम जी ने कराए मगर कंटिन्यूटी नहीं रह पाई। तो अब शोभा अक्षर और पंकज शर्मा इस कार्य को कर रहे हैं, तो आपको बहुत साधुवाद। कुछ 2 दिन पहले मेरे सबसे प्रिय कवियों में एक स्वर्गीय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्मदिन था। अभी बात करते करते मुझे इनकी कविता याद आ गई। इन दोनों के लिए शोभा अक्षर, बता नहीं रहा हूँ आज क्या हुआ, शोभा अक्षर और पंकज को समर्पित करता हूँ। और उसके बाद ये कार्यक्रम, ये परिचर्चा शुरू होगी। कि लीक पर नहीं, तुमने क्या बोल दिया, वो दूसरी कविता है, ये तो दूसरी कविता कहना चाह रहा था। हम तो ज़मीन ही तैयार कर पाएंगे, या आप दोनों के लिए है। पत्रिका भी आपको समर्पित है पंकज, और बाकी सब शोभा देख रही हैं, बाकी पब्लिशिंग हाउस देख रही हैं। हम तो ज़मीन ही तैयार कर पाएंगे, क्रांति बीज बोने कुछ बिरले ही आएंगे। हरा भरा वही करेंगे मेरे श्रम को, सिलसिला आगे मिलेगा मेरे क्रम को। कल जब फसल उगेगी, यदि आप दोनों करें मेहनत तो, कल जब फसल उगेगी और लहलहाएगी, हमारे ना रहने पर भी हवा से इठलाएगी, तब मेरी आत्मा धूप बन के बरसेगी, जिन्होंने बोया था उन्हीं के चरण परसेगी। तो ये परिचर्चा, ये संवाद पंकज जी आप और शोभा मिलकर जारी रखें, ये मेरी आपसे अनुरोध है। और मुझे लगता है हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो आज इस गंभीर पुस्तक पर एक गंभीर परिचर्चा शुरू की जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अपूर सर। आज हम लोग मरीना ठाकुर जी की किताब ज्ञान की राजनीति पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ किताब के लेखक हैं ही हिलाल अहमद जी भी हैं। असल में ये जब किताब मैंने अमिताभ जी के दफ्तर में देखी तो मुझे लगा कि ये किताब कुछ खास है, कुछ अलग है। इसका शीर्षक ही मुझे सर चौंकाया, ज्ञान की राजनीति। हम लोगों ने ज्ञान को लेकर बहुत सारी बातें की, बहुत सारे चीज़ों को देखा और मुझे लगा कि ज्ञान को अक्सर पावर के साथ जोड़ा गया। नॉलेज इज़ पावर, मिशेल फूको ने ये टर्म चलाया और पूरी दुनिया भर में ये टर्म चला कि अगर पावर कहीं पे है तो अब वो ज़माना आ गया कि नॉलेज है तभी पावर है। लेकिन ये किताब मुझे लगा कि मुझे शुरू में लगा कि शायद इसी तरह से कोई किताब होगी ये, पावर को
बताने के लिए। लेकिन जब मैं किताब पढ़ने लगा, पलटने लगा, मुझे लगा कि ये तो गजब की किताब है। मतलब भारतीय दर्शन और भारतीय परंपरा के आधार पर भारतीय समाज को समझने का जो कुंजी है इस किताब में, वो नायाब है। और मैं सर आपको ये बधाई देता हूँ, हिंदी में ऐसी किताब बहुत कम लिखी जाती है, और लिखी भी जाती है तो वो ट्रांसलेट होकर हिंदी में आती है। ये मौलिक रूप से आपने हिंदी में लिखी है मेरे ख्याल से, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, इस किताब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा आप इस किताब के बारे में अपना एक वक्तव्य दें और हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस किताब में आपने किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को रखा है, और भारतीय समाज को समझने का जो एक नया टेक्निक विकसित जो हुआ है आपके इस किताब के कारण, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये हमारे एक अमिताभ सर, आपके प्रकाशन की ये किताब उपलब्धि है। 10-20 साल के बाद ये माना जाएगा कि आपकी ये किताब आपने छापी, और इसके लिए आपको शायद पुरस्कार मिल जाए आपके प्रकाशन में। आप लोग जी कुछ न कुछ करेंगे। मनिन सर। धन्यवाद पंकज जी और जोशी जी। मुझे लगता है कि जब मैं किताब, अमिताभ जब मुझसे किताब लेने आए थे तो मैं बड़ा रिलक्टेंट था, क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं प्रकाशकों की समस्या रहती है, किताबें बिकती नहीं हैं। तो मैंने इनसे कहा भी, ये रिस्क मैंने इसमें लिखा भी है कि ये जोखिम उठाने के लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। कोई 2-3 साल से किताब पड़ी थी मेरे पास, और एक बीच में पेंडेमिक आ गया, एक प्रकाशक ले जाने वाले थे, तो उनसे भी मैंने कहा, वो भी हमारे दोस्त ही थे, तो मैंने कहा यार अभी थोड़ा पेंडेमिक में आपका घाटा वाटा हो रहा होगा, थोड़ा रुक जाओ। मैं कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं था इस किताब के बारे में कि मुझे लगता है बहुत कुछ इसमें और भी कहने की चीज़ें हैं। वो इसलिए हैं कि ये किताब मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है नहीं, ये किताब मेरी सामूहिक उपलब्धि है। हिलाल हैं या और भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ पिछले कई सालों से लगातार संवाद चल रहा है, और जो संवाद अब एक कॉन्क्रीट फॉर्म में बना है, जिसे हम लोग क्रिएटिव थियरी कहते हैं। और अभी भी 3 दिन का बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, दुनिया भर के लोग उसमें आए। प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती हैं, प्रोफेसर रणधीर सिंह हैं, प्रोफेसर नीरज चंदोक हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। बल्कि अभी जो बच्चे मेरे साथ क्लास में होते हैं वहाँ भी बहस होती है। तो मेरा मानना कि किताब इन सबों का एक सामूहिक उनकी एक उपलब्धि है। मैं सिर्फ निमित्त हूँ इस किताब को लिपिबद्ध करने में। और भाषा को लेके संजीदगी मेरी रही है, क्योंकि JNU जैसी जगह पे भी, जहाँ की आमतौर पर बहुत लिबरेटेड एटमॉस्फेयर है, वहाँ भी भाषा को लेके लोग बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। बहुत से छात्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हिंदी के कारण मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और वहाँ के जो शिक्षक वृंद हैं, वहाँ भी लगभग लोग एक मत हैं कि अंग्रेजी ही हमारी भाषा है और उसमें ही सब कुछ सुंदर लिखा जा सकता है। तो मेरा एक उन लोगों से एक बार बहस मेरी हो गई इस बात पे, और उसी दिन से मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी पहली गंभीर पुस्तक जो है वो हिंदी में आए। और मेरी और इच्छा है कि यदि ये पुस्तक अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होके जाए, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जेन्युइनली मैं चाहता हूँ यदि अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हो तो वो पढ़ पाएंगे। अभी शायद मेरी एक छात्रा हैं जिन्होंने तय किया है कि वो अंग्रेज़ी में, खुद ब खुद वो मेरे पास आई थी कि मैं अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना चाहती हूँ। बहुत ब्राइट छात्रा है, हो सकता है वो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट भी हो जाए। तो ये इसकी था कि इसकी आत्मकथा है इस किताब की। जो बात मैंने इसमें कही है वो कोई नई बात नहीं है, वो बात बहुत पुरानी है। और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान ये बातें बहुत हुई हैं। हुआ ये कि फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट हमारा बना, जो यूनिवर्सिटी बना, वो फ्रीडम स्ट्रगल का जो एक पूरा ज्ञान, उसकी परंपरा तैयार हुई, उससे अलग हो गई। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में एक पेपर होता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, वो पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी जो काम करते हैं उसमें उनका कोई रेफरेंस नहीं होता। यानी गांधी हो, अम्बेडकर हो, मार्क्स हो या टैगोर हो, इनका रेफरेंस जब हम बाकी बातें करते हैं उसमें बिल्कुल नहीं करते हैं। और ये बात हिंदुस्तान में बहुत पहले से चली आ रही है। इसलिए ज्ञान की राजनीति मैं कहता हूँ इसको, कि एक समय में लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी हुआ करते थे। उन्होंने भी प्रयास किया था कि भारतीय परंपरा से समाज को देखने की कोशिश की जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो प्राइवेट जब बात करते थे, अकेले बात करते थे, आपस में बात करते थे, तब तो वो सारी बातें करते थे। लेकिन जब वो लिखते थे सामूहिक रूप से या प्रोफेशनल काम जब करते थे, तो वहाँ फिर वो वही बात करते थे। ये बात मुझे बताई योगेंद्र सिंह जी ने, जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो बहुत काम किया आपने, एक शरण थे,
जी तो जी, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि वो एक माहौल था जिसमें कि हम लोगों को जकड़ के रखा गया था। हाल में जब मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा पे आधारित एक पेपर इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम रखा इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, तो जेएनयू में बहस शुरू हुई कि ये आरएसएस और आपके इसमें क्या फ़र्क होता है वगैरह वगैरह। तो एक चंद्रशेखर हुआ करते थे जो हैं, जो इकोनॉमिक्स में हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो उन्होंने कहा कि यदि ये प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसमें खास बात होगी। तो उसके बाद कविराज, प्रोफेसर कविराज से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि ये पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे मैं सलाह चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा जेएनयू में पढ़ा रहे हो, ये भी बड़ी ख़ास बात है, बहुत मुश्किल है पढ़ाना। तो ये माहौल जो पूरे हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज़ का बना हुआ था, उस माहौल में हम अपनी ही ज्ञान परंपरा से पूरी तरह से कट गए थे। और मेरा ये मानना है कि ये ज्ञान परंपरा हमारी सामूहिक चेतना के हिस्से में है, और यदि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, नहीं बात करते हैं, उससे संवाद नहीं करते हैं, तो फिर जो ज्ञान हम सृजन कर रहे हैं और जो लोक चिंतन हो रहा है, दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। और आज की जो समस्या आप देख रहे हैं, उसके जड़ में यही है कि हम सेकुलरिज्म पे किताब लिख रहे हैं, पूरी बहस चल रही है, और लोग सेकुलरिज्म से दूर होते जा रहे हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि हमने कभी इन दोनों के बीच में कुछ बनाया नहीं, तारतम्य नहीं बनाया। आप देखिए गांधी को देखिए, आते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप जाइए घूमिए, गांधी घूमते हैं, पूरी चीज़ों को बदलते हैं। गीता के बारे में गांधी ने पढ़ना शुरू किया हिंदुस्तान में आने के बाद मूलतः, या उसके बाद सारे लोग, अम्बेडकर हैं, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, संस्कृत ग्रंथों को पढ़ते हैं, तब हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं। या टैगोर हैं, वो जब इंग्लैंड में भाषण दे रहे हैं तो रिलीजन पे, तो एक तरफ बिल्कुल उसके बायोलॉजी में जाते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी में जाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो मेरे पूरे दर्शन का आधार है वो वहाँ का बाउल फिलोसोफर्स है, जो बंगाल का बाउल फिलोसोफर्स है। तो ये तमाम लोगों के अंदर में ये बातें थी, लेकिन हमारा जो एकेडमिया अभी है, जो हमारा चिंतक वर्ग है, ऐसा लगता है उससे पूरा कट गया है। तो मैंने इसको 4-5 भागों में 5-6 खंड चैप्टर्स हैं। जैसे पहले चैप्टर में मैंने ये बात उठाई है कि भारतीय दर्शन से संवाद कैसे हो। ये संवाद टूटा हुआ है, बुरी तरह से टूटा हुआ है। जो भारतीय दर्शन के लोग भी हैं, वो लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। वो भी क्या करते हैं कि टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं, वो जीवंत नहीं हो पा रहा है। दया कृष्ण ने ये सवाल उठाया था कि हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस टेक्स्ट में ये है, उस टेक्स्ट में ये है। तो उस चिंतन की धारा भी रुकी हुई है उसका, और उसकी धारा यदि रुक गई है, उसके पीछे कारण क्या है? 2 बड़ा कारण है। एक तो जो पश्चिमी चिंतन इतना हावी है हमारे ऊपर कि हम उससे बाहर नहीं सोचते हैं, और दूसरा ये है कि जो विज्ञान का पूरा बना, मीमांसा, विज्ञान का जो ज्ञान मीमांसा बना, उसने हमें बहुत रोका भारतीय दर्शन से, क्योंकि इन सबको रिलीजन कह के खारिज कर दिया गया। पूरे दुनिया के विश्वविद्यालयों में जो भारतीय दर्शन पढ़ाया जाता है वो रिलीजन में पढ़ाया जाता है, फिलॉसफी में नहीं पढ़ाया जाता है। तो मुझे इससे बड़ा असंतोष हुआ। हम लोग के एक मित्र थे रॉय भास्कर, बड़े फिलोसफर भी थे और बहुत मानते थे, हम लोग से बड़ा इंटरेक्शन था उनका। तो उनकी खास बात थी कि उन्होंने जो फिलॉसफी ऑफ साइंस नया बनाया, उस फिलॉसफी ऑफ साइंस में भारतीय दर्शन के लिए एक स्पेस क्रिएट किया कि आप उससे संवाद कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात है, जब उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें भारतीय दर्शन के टर्म्स को उन्होंने यूज़ किया, तो उनको उनके ही बौद्धिक आधार पे जो आंदोलन चल रहा था, बौद्धिक आंदोलन चल रहा था यूरोप में, उस आंदोलन से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो वो आए हुए थे हिंदुस्तान, रुके हुए थे होटल में। मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि रॉय भास्कर नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। तो मैंने कहा उन्होंने तो नंबर दिया है मुझे। तो पता चला कि यहाँ राम रॉय भास्कर कोई है। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया आपने, अपना नाम राम रॉय भास्कर क्यों लिखा? तो कहा कि बचपन में मेरा नाम राम रॉय भास्कर था, लेकिन वहाँ जो भारतीय लोग भी थे वो भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, तो राम को हमने ड्रॉप कर दिया। ये जो वुंडेड साइके है, जो हमारा एक जो जिस तरह से हमें ट्रीट किया गया है, मुझे लगता है कि उसका बड़ा रहा है। तो उन्होंने जो फिलॉसफी ऑफ साइंस किया, जो किताब उन्होंने आखिरी में लिखी, एक ईस्ट एंड वेस्ट पे किताब थी, उस किताब के आधार पर वो खारिज कर दिया गया वहाँ पे। तब उन्होंने कहा कि जो कुछ हमने लिखा है, यदि अब तक 6-7 किताबें जो मैंने लिखी हैं, उन किताबों से यदि आप सहमत हैं तो इस किताब से भी आपको सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका लॉजिकल कंक्लूजन है। तो फिर जाके लोगों ने सहमति की, और अब जाके वहाँ पे भारतीय दर्शन से एक संवाद फिर से उनके ग्रुप में एटलीस्ट शुरू हुआ है।
और इसकी ज़रूरत इसलिए है, वो जो राव भास्कर कहते थे, मैं उसको कह रहा हूँ, वो कहते थे कि दुनिया में जो दर्शन अब तक डोमिनेंट था, मोस्ट पावरफुल था, वो पूरी तरह से क्राइसिस में आ गया, क्योंकि मानवता का जो संकट है उस दर्शन के कारण उत्पन्न हो गया है। और अब वो लोग ढूंढ रहे हैं कि बाकी मानवीय दर्शन कहाँ मिलेगा। तो हमारे एक प्रोफेसर हैं JPS ओबेरॉय, वो कहते हैं रिलीजन हैज़ अ फ्यूचर। उनका कहना है कि मॉडर्निटी में वो मानवता है ही नहीं, इसीलिए, और मानवता रिलीजन में है, तो जिसको रिलीजियस फिलॉसफी करके टाल दिए थे, अब उससे दोबारा इन्हें संवाद करने की ज़रूरत है। ये पुस्तक एक तरह से उस तरह के संवाद के लिए आग्रह है। फिर जो मुझे लगता है सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर मेरा है, और जो उसका मूल चैप्टर है, वो है जो मनुष्य के स्वभाव की अवधारणा के बारे में। पश्चिमी जगत में क्या हुआ है कि मनुष्य के स्वभाव के किसी एक अंश को लेकर या एक हिस्से को लेकर उन्होंने पूरा एक जनरल थियरी डेवलप कर दिया है कि मनुष्य खराब है, तो उसको लेके कर दिया, वो डोमिनेंट हो गया। अभी यदि आप पूछें किसी से कि इंसान के स्वभाव के बारे में क्या सोचते हो, तो जनरली यही कहेगा बहुत ख़राब होता है, सेल्फिश होता है वगैरह वगैरह, जो हॉब्स का पूरा था। उसकी अपनी समस्या है, क्योंकि उसके चलते क्या हुआ है कि पूरा जो हमने इंस्टीट्यूशन बनाया है वो डिस्ट्रस्ट पे बना है, इंसान के डिस्ट्रस्ट पे ही पूरा बना हुआ है, अविश्वास पे ही पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। जबकि भारतीय परंपरा में मनुष्य के बारे में एक कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है। मैंने वर्णन किया है पुरुषार्थ और विकार को लेकर, और गांधी का जिक्र किया है कि गांधी जब आंदोलन में आए तो उन्होंने जब इंसान को समझना शुरू किया, तो इसी थियरी को लेकर उन्होंने समझना शुरू किया। और मेरे ख्याल से गांधी विकारों पे कंट्रोल कर पाए थे काफ़ी कुछ। एक विकार जो था जिस पे उनको लगता था कंट्रोल नहीं हो पा रहा है मेरा, वो काम का विकार था, जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कर क्या रहा था आदमी। तो उसको मैंने मूल आधार बनाया है कि उसको यदि हम आधार बना के समाज चिंतन को दोबारा शुरू करें तो कैसा लगेगा। तो 10 एलिमेंट्स होते हैं मनुष्य के स्वभाव का, 4 अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, और 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या। और मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान इन 10 एलिमेंट्स का एक बैलेंस है, और जो देश और काल पे डिपेंड करता है। यानी आपकी उम्र कम है तो आप में क्रोध ज़्यादा हो सकता है, उम्र बढ़ेगी तो क्रोध घटेगा, वो बैलेंस बदलता रहता है। और ये भारतीय परंपरा की सबसे मौलिक देन है दुनिया को। कई लोग इसको मानते हैं, मैंने रेफरेंसेस दिया है। जैसे महाभारत काल जो है वो कहता है कि इन 10 और ये 2 जो एलिमेंट्स हैं, इन 12 एलिमेंट का जितना तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, महाभारत में उन सब का मैंने वर्णन किया है। मतलब उनका उद्देश्य यही था कि इसके हर तरह के स्वरूप को देखा जाए कि क्या होता है। तो महाभारत भी एक तरह का समाजशास्त्र है, ये समझने की मुझे लगता है ज़रूरत है। फिर दूसरा जो है वो एक चैप्टर जिसमें मैं बहस को लेता हूँ, भारतीय समाज में बहस जो समाजशास्त्र को लेकर है विद्वानों के बीच में। उसमें एक मुर्दहिया के लेखक थे तुलसीराम जी। तो मैंने मुर्दहिया का विश्लेषण पहले भी किया था, लेकिन इसमें मैंने कई और आत्मकथाओं को जोड़ा है। जैसे रूसो के आत्मकथा को मैंने जोड़ा है, और मैंने इसाडोरा डंकन एक नर्तकी थी जो उनको पहला सोवियत राष्ट्रीय नर्तकी बनाया गया था 1917 में। रहने वाली वो अमेरिका की या फ्रांस की कहीं की थी, वो घूमती रहती थी काफ़ी। तो मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त फेमिनिस्ट चिंतन है, और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उस पर उसका मैंने कुछ अंश लिया है। और भी उस पर मैं पूरी पुस्तक करना चाहता हूँ कि कैसे समाजशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र का जो चिंतन है उसमें इस तरह की चीज़ों को हमें शामिल करने की ज़रूरत है। जो फॉर्मल लैंग्वेज हमारा है सोशल साइंस का, जो यूरोप से हमने गौरव किया है, उससे हम पूरी तरह से अपने समाज को न समझ पा रहे हैं, न उसके बारे में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जैसे तुलसीराम जी से मैंने पूछा कि आप तो समाजशास्त्री हैं, आपका दलित एक्सपीरियंस है, तो आपने इसको थियरी या सोशल साइंस में क्यों नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि जो मेरा एक्सपीरियंस था उसको उस भाषा में मैं लिख नहीं पा रहा था। तो गोपाल गुरु से मेरी बहस होती थी। गोपाल गुरु भी दलित चिंतक है, बड़े चिंतक हैं। तो उनका कहना है कि वो एक्सपीरियंस एपिस्टेमोलॉजी हो सकता है, जो उनका अनुभव है, उनके ज्ञान, उस पर अनुभव जन्य ज्ञान वो क्रिएट कर सकते हैं, उससे थियराइज कर सकते हैं। लेकिन जो भाषा उनकी है वो पश्चिमी भाषा है मूलतः। तुलसीराम जी के इसमें मैंने देखा कि ज़बरदस्त खासियत क्या है। यदि किसी, मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया कि 70 साल की एक महिला को मैंने वो किताब पढ़ने के लिए दी जो अपर कास्ट की थी। पढ़ने के बाद वो रोने लगी, बोले कि ये तो हमने सचमुच ऐसा किया है,
इससे निकलने की ज़रूरत है। अब जो बाकी ज़िंदगी मेरी बची है, मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँगी। इसका मतलब है कि यदि ऐसा सोशल साइंस आप करना चाहते हैं जिससे सामाजिक परिवर्तन संभव हो सके, तो आपको इस भाषा में इस तरीके से लिखने की ज़रूरत होगी, जन भाषा में, और जो समझ सकें जिस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, उसमें आपको लिखनी पड़ी। तो इस चैप्टर में मैंने उसके अलग अलग बहस को उठाया है, भाषा के बहस को भी उठाया है। फिर अगले 3 चैप्टर से मैंने देखने की कोशिश की है कि यदि इस मॉडल को हम अडॉप्ट करते हैं, पुरुषार्थ और विकार, और एक और हमने लिया है उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष। ये बहुत कॉमन सी बात हमारे यहाँ, हमारी परंपरा में। इन दोनों को लेकर हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे उसमें जनतंत्र को कैसे समझें, जनतंत्र की क्या समस्या है हमारी। तो अभी जो जनतंत्र के बारे में विश्लेषण है, उसमें मानवता गायब है, वो इंस्टीट्यूशनल हो गया है, और इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि हम मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की तरफ चले गए हैं, और जो पूरा जो उसका तत्व है वो ख़त्म हो गया है। तो वहाँ हमने विश्लेषण करने की कोशिश की है, और धर्म के बारे में फिर विश्लेषण करने की कोशिश की है। और 2 उपन्यासों को मैंने लिया है, कंकाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, अनाम दास का प्रथम। और दोनों उपन्यास के माध्यम से मैं ये आर्ग्यू करना चाहता हूँ कि भारतीय परंपरा में धर्म की आंतरिक आलोचना संभव है और ज़रूरी है। जो अंबेडकर कहते हैं कि रिलीजन ऑफ रूल्स एंड रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो रिलीजन ऑफ सिद्धांतों का जो दर्शन का जो रिलीजन का जो दर्शन है, उसको जब आप कानून में बदलते हैं, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो मेडिएटेड होता है पावर के थ्रू। तो बार बार आपको रिक्लेम करना पड़ेगा, बार बार आपको वापस जाना पड़ेगा रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो उन्होंने बुद्धिज़्म के साथ किया, जो हिंदुज़्म के साथ भी करने की ज़रूरत है। और ये लोग कह रहे थे उस वक्त, अम्बेडकर अकेले नहीं थे कहने वाले। ये दोनों उपन्यास बिल्कुल इसी बात को क्लेम करते हैं। जैसे अनामदास का पोथा में एक समय ऐसा आता है जब जो रैक उसका है पात्र, वो कहता है अकाल पड़ा हुआ है, वो दर्शन की खोज कर रहा है, मूल तत्व की खोज कर रहा है, ये फंडामेंटल एलिमेंट क्या है, सूक्ष्म तत्व क्या है, हाँ शून्य क्या है, तो उस पर डिबेट कर रहा है। अचानक वो देखता है अकाल पड़ गया है। एक अनपढ़ आदमी जिसका नाम मामू है, वो गाय के लिए भी घास काट के लाके कहीं से खिला रहा है, लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है कि इससे बड़ा दर्शन और क्या है, दर्शन तो यही है, जिस दर्शन में ये नहीं है वो तो बेकार ही है। तो पूरे टिल्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं पूरे पर्सपेक्टिव को। वैसे ही कंकाल में आप देखेंगे तो कंकाल में वो कहता है कि ये क्या है, जो हरिद्वार का जो पूरा पाखंड है उसके बारे में वो आलोचना उसकी करते हैं कि भोजन जिनको नहीं चाहिए उनको करवाया जा रहा है, जिनको भोजन चाहिए वो पत्तल बेचारे बाहर चाट रहे हैं। तो ये आलोचना संभव है, डिज़ायरेबल है, और उससे ही सामाजिक परिवर्तन पॉसिबल है। तो ये समाज शास्त्रीय ज्ञान का स्वरूप इस तरह का हो सकता है जो इन चीज़ों से निकल के आ सकता है। यानी समाजशास्त्र के दर्शन के ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है, समाजशास्त्र के इम्पैक्ट के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। अभी जो यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है कि आप कितने बड़े समाजशास्त्री हैं, इसका पता ऐसे लगाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, API कहते हैं ना, कुछ इंडेक्स बनाया गया है जिससे आपको पता चलता है। जो जितने अननोन लोग हैं वो उतने बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं। और उसके बारे में रणधीर सिंह कहा करते थे, आई कोट यू, यू कोट मी, बोथ बिकम अथॉरिटी बाई कोटेशन। ये अभी ये अथॉरिटी बाई कोटेशन चल रहा है, हम लोग ये अथॉरिटी बाई कोटेशन। उसकी जगह मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं ऐसा करें कि आप जिनके बारे में लिख रहे हैं, जिनकी परेशानियों के बारे में लिख रहे हैं, जरा देखें आपके ज्ञान से वहाँ कुछ परिवर्तन भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये जानने की ज़रूरत है, और समाजशास्त्र के पूरे स्वरूप को बदलने की ज़रूरत है। अभी जो समाजशास्त्र हम लोग कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल साइंस है, प्रशासनिक सोशल साइंस है। सरकार को उसकी ज़रूरत है, उस ज्ञान की ज़रूरत है, उसके लिए आपसे वो काम करवा रहे हैं। हमें लगता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल साइंस की ज़रूरत है कि सामाजिक परिवर्तन कैसे किया जाए। बड़ी सारी समस्याएँ हमारी हैं, उन समस्याओं से कैसे बदलाव किया जाए, उन समस्याओं में चेंज किया जाए। उसके लिए मुझे लगता है उन भाषाओं में, जिन भाषा में जनता समझती है, बात करती है, उसमें लिखने की ज़रूरत है, और उस तरीके से लिखने की ज़रूरत है जिस तरीके से बात करके जा सके और उसके काम आ सके, ज्ञान का पूरा उपयोग उसके लिए हो सके। इसे ही मैं ज्ञान की राजनीति कहता हूँ। मैं यहीं अब बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की और कम से कम इस किताब का दरवाज़ा खोल दिया। अब हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करेंगे हिलाल अहमद जी।
और उसके पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। क्या बात। हिलाल अहमद जी का परिचय असल में मैं देकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं मनिंद्र जी का भी परिचय देकर अपना समय बर्बाद नहीं किया, सब जानते हैं इनके बारे में। मैं एक दो जानकारी सिर्फ देना चाहता हूँ। वीकनेस एंड होप, इनके जीवन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। अगर इनके बारे में जानना है तो इस डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड कीजिए और इनके बारे में जानिए। अभी बहुत गंभीर अध्येता के रूप में पूरे देश में इनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने पीएचडी की है। तमाम बड़े संस्थाओं के फेलो रह चुके हैं। अल्लाह के नाम पर राजनीति एक नई किताब इनकी आ रही है, सेतु से आ रही है और हर जगह सेतु है। हाँ, वो सारी अच्छी किताबों को सेतु प्रकाशन ने कैप्चर किया है। और ये आरोप माना जाएगा, तारीफ है ये। और मैं इनके परिचय में ज़्यादा नहीं कहता, आप उस डॉक्यूमेंट्री को निकालिए जो इनके जीवन पर बनी हुई है। वीकनेस, फिर से दोहरा रहा हूँ, वीकनेस एंड होप। और हिलाल साहब को मैं बात करने के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने मेरा जो परिचय दिया वो अधूरा है। अधूरा है मैं हाँ, वो इसलिए अधूरा है, नहीं ये तो सीवी पढ़ा है आपने, इसलिए अधूरा है कि मैं मणिंद्र जी का छात्र हूँ। अच्छा ये तो अधूरा तो है। इसलिए क्योंकि नहीं देखिए, उसमें होता ये है कि आमतौर पे जब भी हम बातचीत करते हैं तो कम से कम गांधी से हमें ये सीखना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल पारदर्शिता उसकी बिल्कुल। पूरी तरह साफ होनी चाहिए। क्योंकि कल को कोई ये कार्यक्रम देखते हुए कहे कि ये तो इन्हीं का स्टूडेंट था, ये मैं नहीं चाहता ये हो। मुझे लगता है कि ज़्यादा गंभीर बात तभी हो पाएगी जबकि चीज़ें साफ ट्रांसपेरेंट हो। एक बात। दूसरी बात ये कि अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। आपने बताया लंदन स्कूल और ये सब चीज़ें, मैं दुनिया में काफ़ी जगह गया और मेरी जो आरंभिक शिक्षा थी वो मणिंद्र जी की वजह से ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में हुई। और आज अगर मैं समाजशास्त्री हूँ तो इन्हीं के कारण हूँ। उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो ऐसा, तो ये भी बताना ज़रूरी है। तब मुझे एक चीज़ बड़ी, अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, जावेद अख्तर ने दिलीप कुमार के बारे में एक वक्तव्य दिया था जो बहुत अच्छा वक्तव्य, मुझे लगा कि शायद हम सभी को उसको सीखना चाहिए उस सबसे। वक्तव्य ये था कि जब हम बच्चे थे तो दिलीप कुमार सुपरस्टार थे, तो हमें फिल्म अच्छी लगती थी और वो सबके प्रिय थे तो हमारे भी प्रिय थे। लेकिन जब हम परिपक्व हो गए और तब वो हमें अच्छे लगने लगे तो हमें लगा कि इस आदमी की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। वही बात मैं मणिंद्र जी पर कहना चाहता हूँ। हम नए नए आए कॉलेज में, एक ऐसे अध्यापक आपको मिले जो कि आपके विचारों को सम्मान दे तो आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है, आपसे दोस्ती करें। लेकिन 30 साल बाद जब आप उस किताब को पढ़ें और वो आपकी परिपक्वता को और आगे लेकर जाए तो मुझे लगता है कि वो बात जो उस समय थी उसके अंदर बहुत कुछ था जिससे हमने बहुत कम ग्रहण किया। तो ये थोड़ी सी प्रस्तावना मुझे लगता है कि ज़रूरी है और इसी पर मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए आजकल क्या हो गया है कि अब क्योंकि मणिंद्र जी ने इसका पूरा परिचय दे दिया है तो मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करूँगा कि किताब में क्या है, और किताब में जो भी है उसे किताब ख़रीद कर पढ़ना मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही आपकी जो सीरियसनेस है किताब के बारे में वो बताता है। मेरे लिए एक, जैसे हम सभी एक फूको युग में हैं, है ना, और हमने निश्चित तौर पर अनिश्चित रहने का प्रण कर लिया है। तो उस अनिश्चित प्रण के साथ में हमने एक और बात की है, वो ये है कि हम आजकल ये भी, जैसे आपने शुरू में कहा नॉलेज पावर वाली बात, तो एक और चीज़ जो कि आप, क्योंकि सभी लोग साहित्यिक हैं, मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ नहीं, एक और बात कही जाती है कि लेखक मर चुका है, पुस्तक जीवित है, रीडर रिस्पॉन्स थियरी वाली बात है। मुझे लगता है क्योंकि मणिंद्र जी ने गांधी जी की बात की, तो गांधी मेरे ख्याल से इस चीज़ में एक दूसरा पक्ष लेकर आते हैं। बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि जो मैंने लिखा और जो मैंने किया उसको आपको मिलाकर देखना पड़ेगा, यानी जो मेरा तर्क था और जो मेरा अमल था। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बात तो सही है कि लेखक ने पुस्तक लिख दी और पुस्तक उसके बाहर चली गई और ये पाठक तक पहुंची, पाठक का अपना रिश्ता पुस्तक से बना।
तो लेकिन ये जो आज़ादी पुस्तक ने हासिल की, क्या लेखक भी पुस्तक से उतना आज़ाद है? गांधी इस सवाल को उठाते हैं और मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य से यदि हम इस किताब को देखें तो दो सवाल उठेंगे। पहला सवाल ये उठेगा कि आखिर हम इस किताब को पढ़ें कैसे, और दूसरा सवाल आखिर इसमें से समझें क्या। तो मैं इसीलिए मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लिखी थी, जो एक रिव्यू मैंने किया था अंग्रेज़ी में, तो उसको मुझे लग रहा है कि उसकी बजाय हम किताब को बड़े संदर्भ में रखकर देखें और विचार पर बात करें। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं इस किताब में। एक है तर्क, जो तर्क मुझे लगता है कि मणि जी ने बहुत सिंपल और आसान शब्दों में हम सबको बता दिया है। दूसरा है अमल। जब मैंने इस किताब को एक बार पढ़ा, और देखिए एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो किताब बहुत अच्छी होती है जो आपको आत्मविश्वास दे कि जो मैं समझ रहा हूँ वो ठीक है। ये किताब की खूबी है कि ये आत्मविश्वास देती है। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप दो तरह से किताब पढ़ते हैं, और मैं खुद ऐसे किताब ऐसे पढ़ता हूँ कि मैं एक बार लेखक के साथ यात्रा करना चाहता हूँ और एक बार लेखक के विरुद्ध यात्रा करना चाहता हूँ। मैंने दोनों किया। जब मैं इनके विरुद्ध यात्रा कर रहा था तो मुझे एक चीज़ लगी कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, एजेंसी कहाँ है आपकी, कौन करेगा ये ज्ञान की राजनीति। ये जब मैंने पहली बार किताब पढ़ी। दूसरी बार जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे इसका जवाब अपने आप मिला, और किताब ये थी, जो जवाब था वो ये था कि यहाँ पर तर्क और बौद्धिक अमल की बात हो रही है, दिमाग को खोलने की बात हो रही है। तो तर्क और बौद्धिक अमल में ये किताब एक द्वंद्वात्मक रिश्ता देखती है, यानी जो हमारा इस किताब को पढ़कर समझकर नई बात करने की जो जिज्ञासा होगी वो उसका अमल होगा। तो जो हम बहुत जल्दी रिड्यूस कर देते हैं किसी चीज़ को पॉलिटिकल एक्शन पर, राजनीतिक रूप से राजनीतिक अमल क्या होगा, उसके लिए ये धरातल बना रही है। कैसा होगा कैसा नहीं होगा इस विषय पर हम बाद में जाएंगे। तो इसीलिए इस किताब की खूबी ये है कि तार्किकता इस तरह से प्रस्तुत की जाए कि वो बौद्धिक अमल बन जाए। तो मुझे लगता है कि इस किताब को इस नज़रिए से पढ़ना चाहिए, ना कि हम इसमें रेडी टू यूज़ आंसर तलाश करने शुरू करें। और कारण क्या है कि जिस परिवेश में हम रहते हैं, जो माहौल हमारा है, वो माहौल हमें बार बार इस बात की तरफ, जिसको मैं कहता हूँ FAQ सोशियोलॉजी, यानी हमारा समाजशास्त्र कैसा है वो FAQ का है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आपको क्विकली जवाब चाहिए, क्विकली आपको आंसर चाहिए। ये किताब दरअसल उसको उसके बाहर लेकर जा रही है, FAQ की जो हमारी समझ है उससे बाहर लेकर जा रही है, और इसीलिए ये किताब बौद्धिक अमल की बात करेगी। तो एजेंसी जो होगी, जो काम करने वाला ज़रिया होगा, वो ज़रिया बौद्धिक होगा। इसका धरातल इस किताब में बनाया है, तो ये इसको मुझे लगता है ऐसे समझना चाहिए। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर एक चीज़ मैं इस किताब से पढ़ना चाहता हूँ शुरू में, जो कि हमारी बातचीत को और स्पष्ट कर देगी। वो क्या है कि जैसे आपने कहा कि ज्ञान की राजनीति, अब ये नॉलेज पावर वाली बात आपने कही कि आपको पहले ऐसा लगा, लेकिन ये किताब हमें कहती है मुक्ति क्या चीज़ है और आखिर ज्ञान क्या चीज़ है, क्यों। तो ये क्यों का सवाल जो है, जो मणि जी ने अभी कहा ना कि हमारा समाज विज्ञान जो है वो प्रशासनिक समाज विज्ञान है। मैं ये करूँगा, API स्कोर मुझे मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। मेरी पत्नी भी मणि जी की छात्रा रह चुकी हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। ट्रेनिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि हमने फिर क्या किया कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में गए, तो एक दिन हम उनका सिलेबस देख रहे थे, तो हमको ये लगा कि इनके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो हमारे साथी अब विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, उनके अंदर हमेशा मैंने देखा वो पढ़ाते कैसे हैं, वो बहुत सारी रीडिंग्स दे देते हैं बच्चों को। उन रीडिंग्स को पढ़कर बच्चे आते हैं और फिर क्लास में उन रीडिंग्स को टीचर एक्सप्लेन कर देता है। अब रीडिंग के चारों तरफ चीज़ें घूम रही हैं और आपको कोई नई बात लिखनी है, उसमें 5 ऑथर अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं थी। हमारी ट्रेनिंग ये थी कि आपके अध्यापक ने आपको एक विषय दे दिया, उस पर आप आइए, अध्यापक आपसे बात करेंगे और उसके बाद में रीडिंग देंगे। ऐसा नहीं है कि रीडिंग की कम महत्व नहीं होगा। तो हमें रीडिंग बाद में दी गई। ये इन्होंने इंटेंशनली किया या नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने बाद में पढ़ा, पहले इन्होंने उसका परिचय दिया। तो यदि, और किताब भी दरअसल यही कर रही है कि पहले ये परिचय दे रही है और फिर ये आगे की तरफ रास्ता खोल रही है कि आप आगे जाकर यहाँ रुकिए मत, इसे और पढ़िए।
एक जो मुझे शुरू का एक चीज़ जो है पहले ही पन्ने पर है, इस संवाद का उद्देश्य क्या है? क्या केवल संवाद के लिए संवाद? संवाद एक तरह से सत्य के लिए आग्रह है, अविद्या से विद्या की ओर जाने के लिए किया गया प्रयास है। लेकिन विद्या क्या है? विद्या वही है जिससे मनुष्य मुक्ति पा सके। और मुक्ति क्या है? मुक्ति उन बाधाओं से मुक्त होना है जो मनुष्य को मनुष्यत्व तक पहुंचने से रोकती हूँ। हर ऐसी बात, हर ऐसा संबंध, हर ऐसी सामाजिक रचना जो शोषण शोषित संबंध बनाती हो, उसे तोड़ना ही मुक्ति है। इन बाधाओं का स्रोत क्या है? इन बाधाओं के स्रोत कुछ भी हो सकते हैं, शारीरिक बाधाएं भी हो सकती हैं, मन की बाधाएं इत्यादि। जो विकार और पुरुषार्थ वाली जो जो दर्शन है वो यहाँ पर ये चीज़ हमें एक रास्ता दिखाती है कि मणि जी इसमें हाँ आप बात सुनते तो मुझे आप कहीं पर, मैंने जो किताब नहीं पढ़ी इसलिए सीधे प्रश्न कर रहा हूँ, इसमें आप अष्टावक्र की गीता से कहीं प्रभावित है? कथम ज्ञानम की मुक्ति वैराग्य जो कथम का संवाद है उनका जनक, मैंने केवल 4 शब्दों से मुझे ऐसा लगा कि कहीं बात वहाँ की ओर तो नहीं जा रही। की गीता सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है मेरे लिए भी। तो मुझे हिलाल साहब की बात से ऐसा लगा, मेरा ठोका काफ़ी नहीं, अरे बिल्कुल। तो अब यहाँ सवाल ये है कि अपनी सामाजिक व्यक्तिगत और सामाजिक संपूर्णता को हम कैसे प्राप्त करें? ये बड़ा बुनियादी सवाल है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी किताब आज के दौर में ये सवाल उठा रही है। मैं आज मोदी जी का जन्मदिन है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि हमको बुनियादी सवालों पर लौटा दिया। बहुत बड़ी कितनी खूबसूरत बात आपने कही। उन्होंने हमें बुनियादी सवालों पर लौटाया है। ये इसके बावजूद कि आज 28 पेज के इंडियन एक्सप्रेस में 17 पेज जो हैं वो उनके जन्मदिन की मुबारकबाद और चापलूसी से भरे हुए हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मोदी जी का योगदान ये है कि आज हम बुनियादी सवालों पर लौटे और भारतीय परंपरा बहुत सशक्त ये चीज़ है जिसको हमने इग्नोर कर दिया था, भुला दिया था। अंतिम बात ये है कि अब इस ये बौद्धिक अमल का चरित्र क्या है, जो ये किताब हमें बराबर लेकर जा रही है कि एक बौद्धिक अमल है, इसकी बौद्धिकता की एक राजनीति है, क्योंकि बात सिर्फ राजनीति की भी है यहाँ, वो उसका चरित्र क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है और इसी को मैं बौद्धिक राजनीति कहता हूँ, जो अमल की बात मैं कह रहा हूँ। उसमें पहली चीज़ क्या है कि तर्क तक पहुँचने की प्रक्रिया का वर्णन। आमतौर पे होता ये है कि तो क्या हम ये कहें कि मणि जी जो है वो सोशल साइंटिस्ट नहीं है, या ये किताब जो है वो समाज विज्ञान की किताब नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये किताब होगी और उसका पहला कारण ये है कि ये समाज विज्ञान की पद्धति का जो सबसे पहली शर्त है, यानी जिसे हम अनुशासन कहते हैं, उसकी एक अनुशासन की अपने आप में एक नई किस्म की मिसाल है, क्योंकि यहाँ प्रक्रिया का वर्णन है। अब क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल टेक्स्ट है, यहाँ पर अवधारणाओं से खेला जा रहा है, तो एक अवधारणा से निष्कर्ष तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है रिसर्चर की, उसका शुरुआत से अंत तक हमें उसका परिचय मिलता है। इसलिए ये बौद्धिक राजनीति है, याद रखिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी किताब की चर्चा की, तो आपने कहा कि पता नहीं उन्होंने क्या क्या लिख दिया। उनका नाम मैं नहीं लूँगा, फंसना नहीं है मुझे। तो उन्होंने जो भी लिखा उसमें आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि उसमें अनुशासन नहीं है। Exactly. और जिस चीज़ को हम अनुशासन की तलाश उस विमर्श में कर रहे हैं वो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर वो अनुशासनबद्धता नहीं है। हम बड़े फ्रीली ये कह देते हैं कि ये विचारधारा है, वह विचारधारा नहीं है, क्योंकि विचारधारा के लिए भी आपको अनुशासित होना पड़ता है। वो वहाँ पर नहीं है, वो कुछ और है जिसकी व्याख्या अभी तक नहीं हुई है। हंस वाली चर्चा वाली भी बात हुई थी, तो वो भी इससे जुड़ी हुई बात है, क्योंकि हमारे यहाँ समाज विज्ञान जो होता है वो इस तरह होता है कि मैंने क्या रिपोर्ट किया, मैंने कितनी किताबों को रिपोर्ट किया, ठीक है। मैं अपना एक लेख एक बहुत बड़े जर्नल से वापस ले रहा हूँ, क्योंकि वो स्टूपिड आदमी मुझसे ये जानना चाहता है कि जो काम मैंने किया है सबसे पहले, उसके लिए मैं कोई और रेफरेंस लेकर आऊँ। तो इसलिए रिपोर्टिंग है। मैंने फैसला किया कि मैं वहाँ नहीं छप पाऊँगा, क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम है, मैं उसमें अपना और समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो ये पहली चीज़ है कि आपकी जो तार्किकता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये बौद्धिक राजनीति की पहली शर्त है, अनुशासन में रहते हुए नई बात कहना। दूसरी बात, तर्क का खुलापन। अब तर्क का खुलापन क्या है? एक तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम निश्चित तौर पर निश्चित हो गए हैं।
आपको मैं ये बताऊं कि अगर मैं किसी से ये कहूं कि दुनिया में बदलाव संभव है तो वो हंसेगा। क्यों? दुनिया बदलती है, अच्छे मतलब एक समता मूलक समाज संभव है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। उसका कारण क्या है कि हमने तर्क के खुलेपन को गलत समझा। हमने ये समझा कि तर्क का खुलापन केवल ये है कि मैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि मैं निश्चित तौर पर अनिश्चित हो जाऊं। मैं ये कहूं कि नहीं, बस मैं इतना ही सोच सकता हूं। जो विकार और पुरुषार्थ वाली जो थ्योरी है इस किताब की, वो ये कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति से यदि आप थोड़ी देर भी बात करेंगे, और भारतीय व्यक्ति क्योंकि टॉकेटिव ज़्यादा होता है, बोलने वाला ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं पर वो बुनियादी सवालों पर लौटेगा, और उसमें ये बुनियादी सवाल है। अब इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर, ये मेरा दूसरा इस बौद्धिक राजनीति के 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष मेरे हिसाब से ये है कि जो प्रक्रिया है उसका वर्णन जो मणि जी ने किया है। दूसरी चीज़ जो ये दिखा रहे हैं वो तर्क का खुलेपन से संबंधित है। अब तर्क के खुलेपन का क्या अर्थ है, और ये किताब बहुत सटीक किताब है। तर्क का, बाय द वे, इस किताब का रेफरेंस मैंने जब दिया तो अनकंफर्टेबल हो गया जो रिव्यूअर है, जो लेख की बात मैं कर रहा हूँ, कि दिस इज़ अ हिंदी बुक, और फिर एक क्वेश्चन टैग है। अच्छा, तो अब क्या हिंदी, एक जो बात हम शुरू से कर रहे हैं इस पर चर्चा में, क्या हिंदी में मौलिक चिंतन नहीं हो सकता, या हम सिर्फ फुटनोट रहेंगे? तो ये भी एक सवाल है। तो उस सवाल पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन तर्क के खुलेपन वाली बात के पर, कि जो हम तर्क देते हैं उसमें खुलेपन का एक अर्थ तो ये होता है कि मैंने बस इतना सोचा, अब मैं इसके बियॉन्ड में जो अगर जाकर मुझे कुछ नहीं करना है, और यही मेरा प्रोफेशनलिज्म है। मैं आपको बताऊं, इनसे मेरी बहुत झगड़ा होता है इसी चीज़ में कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। मुझे नौकरी लेट मिली थी तो मैंने कहा कि आपने बहुत कुछ सिखाया, ये क्यों नहीं सिखाया प्रोफेशनलिज्म? तो इन्होंने हंसते हुए कहा कि मुझे खुद नहीं आता। तो लेकिन जब ये चीज़ हुई, जैसे, तो मैं जब विदेश गया तो मुझे वहाँ काफ़ी आसान लगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अंत में अपने बाल नोच का कहना मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट नो, जो कि एक्सेप्टेबल है। भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप ये कहें आई डोंट नो। तो प्रोफेशनल इथिक्स सोशल साइंस की क्या है? आप जितना ज़्यादा अनक्लियर कर सकते हैं, जितना जटिल बना सकते हैं और भाग सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं महिलाओं को नहीं समझ सकता, मैं बच्चे को नहीं समझ सकता, तो मतलब फिर मैं 50 साल की ज़िंदगी मेरी बेकार हुई। मैं अपनी माँ को नहीं समझ पाया, मैं तो फिर तो मतलब हम सभी व्यक्ति हैं, हम तो समाज नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर जो बदलाव जो तर्क के खुलेपन से है वो ये है कि ये तर्क है, इससे हमें आगे जाना है, ना कि निश्चित तौर पर अनिश्चित रहना। ये इस किताब की बौद्धिक राजनीति की दूसरी शर्त है। अब अंतिम बात, और वो ये है कि तर्क जब इस तरह का मणि जी प्रस्तुत करते हैं तो उसमें एक तर्क की सार्वभौमिकता को भी रेखांकित करते हैं। मैं बड़ी उम्मीद कर रहा था कि इस समय हमारे मित्र अपूर्वानंद इस समय होते तो चर्चा थोड़ी और गहन हो जाती, क्योंकि वो एक पोजीशन है उनकी, और मैं उनकी पोजीशन की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। और ये अच्छा होता कि वो अपनी उस पोजीशन पर थोड़ा और स्पष्ट करते इस जो ये अंतिम मेरा मणि जी की बौद्धिक राजनीति का अंतिम पक्ष जो है, वो अंतिम पक्ष ये है कि क्या हम भारत में बैठकर विश्व परिवर्तन की बात सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? क्या विकार और पुरुषार्थ वाला जो सिद्धांत है हमारा, वो केवल हमें ही स्पष्ट वो हमारे समाज को स्पष्ट करेगा, या उसकी क्षमता इतनी भी है कि हम पूरी दुनिया के बदलाव की कोई परिकल्पना कर सकें? यहाँ पर ये सवाल मणि जी जो है वो रोकते नहीं हैं। और 2 उदाहरण जो कि किताब में केवल एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर आए हैं, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि, और ये सही कह रहे हैं, इस पर शायद एक और किताब, एक नहीं कई किताबें लिखने की संभावना बनती है। जैसे वो चीज़ें क्या है, एक उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूँ। और जो पूंजीवादी जो हमारी मानसिकता है उसका परिचायक है एक जगह, वो क्या है कि अगर आप इस किताब के माध्यम से 2 अवधारणाओं पर लौटें, एक स्वतंत्रता की अवधारणा है, एक समानता की अवधारणा है, और अगर समानता की अवधारणा को मैं कहूँ आर्थिक समानता की अवधारणा, ठीक है, और उसको केवल आज के संदर्भों में रख कर देखिए। स्वतंत्रता की अवधारणा को हम जो है वो उसके एक्सट्रीम सेंस में स्वीकार करने को तैयार हैं, ठीक है। हम ये मान सकते हैं, जैसे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली जो बात है, मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी हो सकती है, तो हम ये जो सिद्धांत रूप से हम ये मानते हैं
कि उसके ऊपर कोई सीमा नहीं हो, सिद्धांत रूप से। व्यवहार में मैं अभी माँ बहन की गालियाँ बकना नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी एक सीमा है। हम जहाँ भी अभिव्यक्ति करते हैं उस अभिव्यक्ति की जो सीमाएं हैं वो तय होती हैं, ठीक है। लेकिन सिद्धांत रूप से हम ये मानकर चलते हैं, इस पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस सिद्धांत पर कोई बहस नहीं है, याद रखिए, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं समानता के सिद्धांत से, समानता की अवधारणा पर लागू करके देखूँ, क्या हम ये मानकर चलते हैं सिद्धांत रूप से कि इस समाज के संसाधनों पर प्रत्येक मनुष्य का बराबर का अधिकार है? जैसे ही ये बात कही जाएगी, आप मुझे 1991 का रूस याद दिलाएंगे, आप मुझे ये याद दिलाएंगे कि मार्क्सवादी पार्टियों ने क्या गड़बड़ की थी। आप सिद्धांत रूप से भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि समानता जो है, समानता का एक मूल सिद्धांत केवल हम ये देखिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। दुनिया में हमेशा अच्छा बुरा रहेगा। जो थियरी है उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है इस चीज़ को बताने की कि कभी अच्छा बुरा नहीं होगा। लेकिन जो प्रयास है वो कहाँ से आता है? मार्क्सिज्म की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कहता है कि सिद्धांत रूप से आप ये मानिए कि सब संसाधनों पर सबका अधिकार है। कभी बात आगे बढ़, ठीक है। जब आप सिद्धांत रूप से मानेंगे तब आप उसका जरिया निकालेंगे। रणधीर सिंह की अभी जो बात हुई, तो रणधीर सिंह अक्सर कहा करते थे कि मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है लेकिन मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स बहुत पुअर है। इसलिए पुअर है क्योंकि हम सिद्धांत रूप में तो एक चीज़ हमारे पास है, उसके ऊपर जो राजनीतिक व्यवहारिकता है उसको हम कैसे करें, ठीक है। तो ये तीसरी विशेषता है इस बौद्धिक राजनीति की। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा नाम हिलाल अहमद है इसलिए ये सवाल जायज़ भी है, उठता भी है कि इसमें इस्लाम कहाँ है। क्योंकि अभी बहुत सारे इस पे ऐसी जो चर्चाएं होंगी उसमें बहुत सारे लोग इसमें ईसाई धर्म भी ढूंढना चाहेंगे, इसमें इस्लाम भी ढूंढना चाहेंगे। वो अच्छा सवाल है, लेकिन क्या हिलाल अहमद के नाम होने का, इसमें दो सवाल हैं कि क्या केवल टोकनिज़म होना चाहिए इस्लाम का, या वो जो गंभीर जिस परंपरा की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, धर्म और बौद्धिक परंपरा दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब कोई चीज़ बौद्धिक परंपरा में आती है तो कई बार धर्म बेमानी हो जाता है, उसका जो ओरिजिन है वो बेमानी हो जाता है। इसीलिए जो बात आप कह रहे थे उन महापुरुष के बारे में, उनका प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर आपका उनकी एक थियरी है जो मैंने कई बार उसको अंडरलाइन किया है, वो अंदर बाहर की थियरी है, ठीक है। अंदर बाहर की थियरी से इस किताब को हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं, और ये मेरा अंतिम ये है। अंदर बाहर का मतलब ये है कि जिन धर्मों की पुण्य भूमि भारत में है, अंदर है, वो भारतीय, और जिन धर्मों की पुण्य भूमि बाहर है वो पूरे भारतीय नहीं, ठीक है। सारा दर्शन इसी पर टिका है ना। अब लेकिन ये भारत की सीमा क्या है, ठीक है। तो ये जो आपकी भारत की जो सीमा है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की सीमा है या कुछ और है? ये अंदर बाहर जो है एक चीज़ है। बनारस में रहने वाला एक मुसलमान 15वीं सदी का, उसके लिए अजमेर भी बाहर है, मक्का भी बाहर है, ठीक है। और इसी तरह से बनारस में रहने वाले हिंदू के लिए भी हरिद्वार बाहर है, ठीक है। तो उसको, और उसने नक्शा नहीं देखा, उसको नक्शा जो जैसे हम कहें भारत, तो हमारे मस्तिष्क में पहली जो बत्ती जलती है वो नक्शे की जलती है, ठीक है। अगर इस नक्शे, और याद रखिए नक्शा बनाना हमारे देश में बहुत बुरा माना जाता है। जो हमारी परंपराएं हैं, हिंदुस्तानी परंपराएं, उनमें नक्शे की बात अच्छी, क्योंकि नक्शा बनाने का मतलब आप उसको मारना चाहते हैं। वायरन हेस्टिंग्स का साथ जोधे प्रकाश की कहानी, उसमें नक्शा बनाना जो है वो गड़बड़ है, तो नक्शा आपके ध्यान में आता है जो कि गड़बड़ है। तो आप दरअसल बौद्धिकता कभी नक्शों में नहीं बनती। अगर आप वाकई वैदिक साहित्य का थोड़ा बहुत भी आपको अनुभव है तो आप ये मान कर चलिए कि वो नक्शों में बंधा हुआ साहित्य नहीं है, उसके बाहर की चीज़ है। तो अंदर बाहर की बात में इसमें इस्लाम कहाँ पर होगा, वो उसकी बुनियाद ये किताब ने पहले ही रख दी। इस्लाम या ईसाई धर्म कहाँ पर होगा, उसकी बुनियाद ये है कि ये पहली बात तो हमें अंदर बाहर की जो बहस है उससे बाहर लेकर जाती है।
दूसरी बात ये कि ये किताब केवल अपने तार्किक खुलेपन के आधार पर एक चीज़ को ओपन अप कर रही है। अब उस ओपनिंग पर बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इसमें गांधी ने इस्लाम पर नहीं लिखा, ठीक है, और उनका जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत का खुलापन है, उसको लेकर बहुत कुछ किया गया, लोगों ने बहुत कुछ उस पर लिखा पड़ा। किताब दरअसल ये उसी किस्म की है कि इसमें इस्लाम सीधे नहीं आएगा और इस्लाम फिर वो टोकनिज़म नहीं होगा। ये कांग्रेस और नेहरू की जो कांग्रेस थी उसमें पोस्टर बॉय मौलाना आज़ाद टाइप नहीं होगा। इसके अंदर गूढ़ चर्चा होगी। इसमें इस्लाम को लेकर, जैसे ही आप बात करें ना, जैसे अभी भी हम जो अपने सर्वेक्षण करते हैं, उन सर्वेक्षणों में बहुत मज़े की बात आती है। बार बार मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में आप पूछिए तो एक जो औसत उत्तर भारतीय उच्च जाति के हिंदू की राय है वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके इमीडिएट कंसर्न, उसका वो मुसलमान जिसने उसको रोज़ देखा है, उसके बारे में उसकी राय ठीक ठाक होती है। तो इसीलिए अगर इस्लाम बहुत बड़ी चीज़ के रूप में यहाँ आएगा, ठीक है, जो हमारे सेकुलर विमर्श की सबसे बड़ी कमी है, आप जो है वो अजीब तरीके से औरंगज़ेब को सही साबित करने में लगे हुए हैं, जबकि ज्ञानवापी में वो हिंदू और वो मुसलमान, मैं अभी वहाँ से होकर आया हूँ, वो वहाँ पर उसको कैसे देखते हैं, उनके लिए उनकी है, ठीक है, लेकिन जब वो इतना बड़ा हम सिविलाइजेशनल फ्रेमवर्क रखते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो ये किताब हमें उस सिविलाइजेशनल विमर्श से बाहर निकाल कर नीचे ला रही है। तो मुझे बस यही कहना है, बाकी की बातचीत। बहुत शुक्रिया हिलाल जी, थैंक यू। आपने अपने वक्तव्य से ये साबित किया कि किस तरह से आप इस किताब के भीतर प्रवेश करते हैं, और हम सबको आपने इस किताब को समझने के लिए एक तरीका बताने का काम किया है। इस किताब में सचमुच बहुत अच्छी बातें हैं। न्याय दर्शन का जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है सर ने, और सच में केवल संवाद नहीं होना चाहिए, संवाद के साथ तर्क का होना बहुत ज़रूरी है। और इस किताब में ये दो कड़ी जुड़ती है, संवाद के साथ तर्क भी वो आता है। ऐसे नहीं ये सर मनिन जी बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, तर्क दे देकर बोल रहे हैं। और एक चैप्टर तो इनका सर मुझे जो सबसे अच्छा चैप्टर लगा इसका, मनुष्य के व्यवहार की अवधारणा, अद्भुत चैप्टर है, ज़बरदस्त। बहरहाल अब हम लोग इस कार्यक्रम की समाप्ति के तरफ जा रहे हैं। सत्या जी आए हुए हैं हमारे पास इस कार्यक्रम को खास सुनने के लिए, राकेश जी आए हुए हैं हमारे कार्यक्रम में सुनने के लिए। अगर आपके पास कोई सवाल हो सर से, अगर आप सवाल करना चाहें तो 5-10 मिनट हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं इस कार्यक्रम को। फिर मैं शोभा जी के पास जाऊंगा उसके बाद। मेरा नाम सत्या है और मैं उन बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिसको आप आज का मान सकते हैं उनसे ग्रसित हूँ, जिनके बारे में आपने शुरू में बातचीत की कि मेरी शुरू में पढ़ने की जो आदत लगी वो हिंदी में लगी, सोचने की आदत हिंदी में लगी। और स्कूल से कॉलेज आते आते और कॉलेज में अच्छा करने के लिए मैं एक लॉ स्कूल गया था और मेरी ट्रेनिंग लॉ में रही। तो उस सोचने, क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था, जो सोर्सेज दिए जाते थे वो इंग्लिश में होते थे, और तो ये सोचने वाला कि मैं हिंदी पढ़ते पढ़ते, हिंदी सोचते सोचते कब अंग्रेज़ी की तरफ चला गया, अंग्रेज़ी में सोचने लगा। और आज ऐसा होता है कि जब भी मैं साहित्य पढ़ता हूँ या फिर मैं राजनीति के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे अंग्रेज़ी में सोचते हुए हिंदी की तरफ अनुवाद करना पड़ता है। और ये चीज़ मैंने देखी है, लेकिन चूँकि मुझे वो अभी भी याद है, वो मेरा वो बचपन ही नहीं, मेरी मैं जब 10वीं में था, 11वीं में था, ये चिंता में मुझे लगी रहती थी कि कैसे मैं दूर जा रहा हूँ और कैसे मैं इसका तो ये और ये बात पूरे एकेडमिक जगत में है। जो बात आपने रखी कि हम लोग बहुत दूर हैं, हम लोगों की भाषा, हम लोगों के जो एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग जिनके बारे में बात करते हैं, जो फिगर्स हैं, वो बहुत दूर हैं हम लोगों से। तो बहुत सारी बात जो आपने कही वो तो
कहनी ही चाहिए और सब जगह कहनी चाहिए, हर एक यूनिवर्सिटीज़ में कहनी चाहिए। और उसको ये नहीं समझा जाना चाहिए कि ये किसी परोक्षीय या एक बहुत ही सीमित तरीके से नहीं देखना चाहिए आज के परिवेश में, या फिर किसी आइडिया को पॉलिटिक्स से नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, जो कि आज बहुत लोग करते हैं कि किसी ने कुछ बोला और उसका जो भी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होगा उससे उसको समझा जाता है, आइडिया को आइडिया की तरह नहीं देखा जाता है। तो अब मैंने सुना, मैं इस बुक को इस पुस्तक को अभी पढ़ूंगा, लेकिन जो मैंने सुना उसमें मुझे बहुत सारी ऐसी बात लगी जो किसी एक किताब ने इतने अच्छे तरीके से नहीं रखी है। एक तरीके से ये एक घोषणा पत्र है कि हम लोगों की बौद्धिक चिंता किस तरह की, और हमारी बौद्धिक चिंता में सबसे बड़ा जो आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे आसपास। तो मुझे जो मैंने सुना उसमें मुझे ये लगता है कि आपने इस पुस्तक में भाव, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, क्रोध, मतभेद ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आज की राजनीति को डिसाइड करती हैं, जो राजनीति का फैसला करती हैं। लेकिन हमारा जो डिस्कशन होता है, हमारी जो बातचीत होती है, वो बहुत ही दूसरे चीज़ों पे, बहुत ही ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात होती है, एक सब्जेक्टिव पर्सनालिटी की बात नहीं होती है, सोशलाइजेशन की बात नहीं होती है। तो आपने जो इसका विस्तार किया ह्यूमन पर्सनालिटी पे, और आपने जो विस्तार किया मानव के ऊपर, उसके लिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी 2-3 चीज़ जो मुझे आपके बातचीत से समझ में आया, वो एक है कि ये एक नई तरह की शुरुआत है, इसको अंत नहीं माना जाना चाहिए। और इस शुरुआत पे बहुत तरह के ढांचे बनाए जाएंगे। इसमें हो सकता है कि आपकी बात से, कुछ बातों से लोगों के मतभेद भी रहें, और ये खुलापन का विचार जो हिलाल भाई साहब ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसको पढ़े भी खुलेपन से, इसकी आलोचना भी खुलेपन से करें, और एक बड़ा हृदय रखें कि ये जिस दिशा की तरफ हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उस दिशा पे जाने के लिए ये दिशा की निंदा हम लोग को नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि उस तरफ जाने में हमें कुछ और करना पड़े, तो हम लोगों को उस हृदय के साथ पढ़ना चाहिए। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत तरह के विरोधाभास, बहुत तरह के द्वंद्व आज के अकादमिक जगत में है, जिसमें सबसे बड़ा ये है कि हम कुछ चीज़ें जो हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप विचार और राजनीति, इसके डिफरेंस को आप नहीं समझ रहे हैं, इसके अंतर को आप नहीं समझ रहे हैं। आपके लिए विचार राजनीति का बस एक माध्यम है, उसकी अपनी स्वतंत्रता कुछ नहीं है। और आप विचार को उसी तरीके से तोलते हैं कि इसका, और ये भी नहीं कि बहुत दीर्घ काल में, अभी के काल में उसके क्या लक्षण हैं, उसका क्या हश्र होगा, या वो हमें कहाँ ले जाएगा, उतनी ही हमारी चर्चा रहती है। जो कि मुझे लगता है कि इस तरह की पुस्तक के लिए बहुत बड़ा न्याय होगा अगर हम इसको आज के काल में, सिर्फ आज के काल में देखें, क्योंकि ये एक प्रक्रिया की बात करता है। ये बात करता है एक बहुत ही विस्तृत तरीके से कि हम कैसे सोचते हैं। और ये जितने भी साहित्य आज आ रही है, जो भी लोग लिख रहे हैं, जिसको कि डीकोलोनाइजेशन की बात की जाती है, ये उस ट्रेडिशन को, और प्रोफेसर गोपाल गुरु हों, प्रोफेसर दयाकृष्णा हों, या जो भी जिनकी भी बात रही हो, उस ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करता है और उस तरफ हमें ले जाता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस तरह की चर्चा मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने पिछले 7-8-10 साल में मैंने बहुत ऐसी चर्चाओं पे गया हुआ होगा जहाँ पे कि लोग अंग्रेज़ी में बात करते हैं। और मुझे अंग्रेज़ी भाषा में कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेज़ी में भी सोचने वाले लोग, प्रोफेसर प्रताप मेहता हैं जो बहुत सारी बात करते हैं अंग्रेज़ी में भी, लेकिन वो भाषा के पार की बात है, वो भाषा में ही सीमित होकर नहीं रह जाती है। भाषा एक तरीके का जेल नहीं बन जाता आपके लिए।
आप उससे आगे की भी बात कर सकते हैं। तो ये उस ट्रेडिशन का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप दोनों। बहुत शुक्रिया सत्या जी। हमारे 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम में आपने बिना किताब पढ़े इतनी सारी बातें उठा ली और रिएक्ट की। तो किताब खरीदिएगा ये जरूर। गजब बात है। और हमारे श्रोता और दर्शक जो देख रहे हैं वो कितनी सारी बातें उठाई होंगी। सचमुच सर ये बात है इस किताब में। इस किताब पर कार्यक्रम करने का मेरा कारण यही था, एक कारण ये भी था कि इसकी भाषा जो थी इतनी शानदार भाषा है और इतनी सहज, ज्ञान की बातें सहजता में कभी नहीं करते लोग। वो इतने बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण बात की आपने। हाँ, खासकर हिंदी में तो ये हिंदी में संकट है। हाँ, और इतनी बड़ी बड़े शब्दावलियों में बात करते हैं, इतने बड़े बड़े पैरा लिखते हैं कि वो समझ में नहीं आती। जो आपने कहा रेफरेंस होते हैं उसमें। हाँ, रेफरेंस इतने भारी भरकम इतने भारी भरकम होते हैं, नेम तक तो खत्म हो जाता है। नेम ड्रॉपिंग इतने होते हैं कि लोग दहशत में आ जाते हैं। मैं दिखाना, ये किताब हिंदी में लिखी गई ये किताब है। मैं चाहता हूँ कि इस किताब को सब लोग एक बार पढ़ें और समझें। और मैं आपको टोक रहा हूँ, हाँ, समझ ही कहती है, मैंने भी नहीं पढ़ी। हाँ, हाँ, सत्या की तरह इसकी। ये तो सर आपको मैंने केवल जैसे सर ने बात की और लाल भाई ने समझाया। हाँ, मुझे लगता है ये चर्चा बड़े फलक में आपको करानी चाहिए। के तत्वाधान में ब्रांड हम ही रखेंगे, सेतु को नहीं को ब्रांडिंग दे देंगे, पर ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, ये करेंगे सर, चर्चा बड़े फलक पर करेंगे। हम लोग तो आज एक छोटा सा तो टॉक रखे थे और हिलाल साहब को मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। मेरा इंटरेस्ट तो सर और इसमें जग गया, क्योंकि मैंने जो हिलाल भाई कह रहे थे मुझे लगा कहीं इसमें अष्टावक्र की गीता का प्रभाव, और मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है। मुझे बार अपने में कई बार मैं इतना कोट करता हूँ अपने संपादकीय में, और जब वो पुस्तक फॉर्म में आता है मुझे शर्म आता है कि हर 10 के बाद तो ये अष्टावक्र ही नया है, तो इनको लगेगा ये अष्टावक्र। तो इसलिए इस पर बड़ा कार्यक्रम जरूर करेंगे सर। मेरा आग्रह है, कराइए इसको। बिल्कुल कराएंगे। यहाँ से मैं हाँ राकेश, जैसे एक बहुत ही बेसिक सा है, हम लिटरेचर से जुड़े हैं। सिनेमा को मैं लिटरेचर ही मानता हूँ, फ्रेमवर्क है, फ्रेम आपका आता है वो एक लिटरेचर ही है। अगर आप बढ़िया सिनेमा आप देखें तो चाहे वो कुरसोवा हो, सत्यजीत रे हो, तो साहित्य से उसको मैं अलग नहीं मानता हूँ। और अभी भी ये गुलजार के शब्दों में कि सिनेमा खुद को फ्रेम के हिसाब से अभी गढ़ रहा है धीरे धीरे। ये लिटरेचर तो पुराना है, सिनेमा अभी मतलब 100 साल का हुआ है। मेरा बैकग्राउंड पटना से है और पटना में मतलब सीपीएम का एक कल्चर ब्रांच हुआ करता था, उसमें मैं एज ए एक्टर और एक कल्चरल एक्टिविस्ट की तरह ये था। थोड़ा सा सर मतलब आपसे ये रहेगा मेरा कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं ये चाहते हैं कि सब लोग तरक्की करें, सब लोग शिक्षा पाएँ, सब लोगों को वो ज़रूरतें पूरी हों, और ये हमें मार्क्स की तरफ ले जाता है उनकी जो आइडियोलॉजी है। तो मुझे ये लगता है कि एक बस वन लाइन क्वेश्चन मेरा ये उठता है कि जो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व करा है कि वो किताब तो बड़ी अच्छी है, वो विचार तो बड़े अच्छे हैं, बट उनके ऊपर जो अमल कर रहे हैं लोग, मैंने 95% ऐसे लोगों को देखा है कि बोल तो रहे हैं वो, लेकिन अपनी बेटियों की शादी फिर जो कम्युनिस्ट हों वो अपने जात में कर रहे हैं। मैंने ये बात पटना में कह दी थी, बहुत सारे लोग उठ के चले गए। साहब ने इस बात को रेखांकित किया जो अभी आप कह रहे हैं, अमल पर मैंने पढ़ा नहीं है मतलब, बट अभी क्या है कि मतलब मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी ताकतें अंदर घुसी हुई हो जो इस पूरे विचार को इन लोगों ने दूषित करके गंदा कर दिया है और डैमेज करने के लिए इन्होंने एंट्री करा है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि असफलता की वजह क्या है, कि थोड़ा सा मुझे आप ये करें कि कौन सी ऐसी वजह, क्या मैं ये सोच रहा हूँ यही वजह है या दूसरी भी कोई ऐसी वजह है जिससे मार्क्सिज्म जो है कि असफल हुआ या कैपिटलिज्म से मतलब हार रहा है, या दूसरा आने वाले समय में क्या हम पॉजिटिव होकर देख सकते हैं इस तरफ, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। मेरा ये प्रश्न से थोड़ा जोड़ता हूँ, ये बात आपने अच्छी कही है। बचपन में हमने देखा कि मैं अपने उत्तराखंड से हूँ, तो हम वहाँ जो मैं समझा कि क्यों अमल में नहीं आया कि वहाँ जब भी बातें जो हमारे आंदोलनकारी साथी थे और जो लीडर्स थे उनके, तो वो पीकिंग नज़दीक दिल्ली दूर की बात करते थे, और जो हीरो भी देते थे वो सारे बोल्शेविक क्रांति के होते थे। अच्छा, वो उम्र ऐसी होती थी कि हम तो कनेक्ट कर जाते थे, मगर आम आदमी जो था वो चाहे कुरस्तान फैदिन के
नायक हों या कोई पावेल हों, जैसे मैं पावेल बनना चाहता था, एक आदर्श था पावेल बनूंगे। मुझे लगता है कि वो जब अम्ल में लाने की बात हुई तो आप लोकल चीज़ों से उनको जोड़ नहीं पाए, ऐसा मुझे लगता है। इसी कारण वो इफेक्टिव नहीं रह पाया, भारतीय संदर्भों से जोड़ा नहीं गया उनकी चीज़ को। आप उसकी माओ की बात करते रहे या लेनिन की बात करते रहे, जो आम जन है उससे आप जोड़ नहीं पाए। वैचारिक तल पर ठीक था, अमल के तल पर मुझे ऐसा लगता है वो इफेक्टिव नहीं रहा, तो इसलिए चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो गई। या शायद जो लीडर थे वो खुद ही मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट में थे, वो जिस परिवेश से आए थे। वो तो 100% जो आपने बात कही, मेरे लीडर्स उस दौर के बहुत अभिन्न मित्र रहे, चाहे वो इंडियन पीपल्स फ्रंट के रहे हो या कुछ, मगर जब शादी की बात आई, ब्याह की बात आई, रीति रिवाजों की बात आई, तो वहाँ पर वो सारा पाखंड था। मैं बोला कि सब कुछ था जो कि हमारे पापा कम्युनिस्ट हैं कि उन्होंने अपनी लड़की के साथ दूसरे कास्ट। अगली पुस्तक का इंतजार कीजिए, मार्क्सवाद और धर्म वो बहुत ज़रूरी है सर, तो वो भी पुस्तक आएगी, वहाँ क्या समस्या है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। मुझे याद है एक बार हिलाल ने मुझे फ़ोन किया, अब बोला मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। तो मैं याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत नाराज़, बोले क्या हो गया? तो उसने कुछ शिकायत की, मुझे शिकायत क्या की ये याद नहीं है, लेकिन उसने शिकायत की। मैंने कहा ये संभव है, ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी तो हो रहा है, विकास हो रहा है, ये मैं मानता हूँ ये गड़बड़ है मेरे साथ, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो इंसान के बारे में आप ये मान के चलते हैं ना, ये मार्क्सवादी हैं, अब ये मार्क्सवादी हैं तो ये एक आइडियल है, उसको आपको फॉलो करना है, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं होता है। एक मिनट, होता क्या है उसमें? होता क्या तब है जबकि आप उसको ना माने कि आपकी ये सीमा है। जैसे अभी क्या है, हिलाल और मेरी बात में बहुत बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं आप मार्क्सवादी हैं, धर्म के कैसे धार्मिक हैं, ये नमाज़ पढ़ता है 5 वक्त। मैं धार्मिक उस तरह से नहीं हूँ, क्योंकि रिचुअल होना हमारे बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरी माँ का श्राद्ध था, तो अब वो श्राद्ध करना था, क्योंकि कुछ लोगों ने सेंटिमेंट्स लगाया, भावनाएं जुड़ी, माँ की भावनाएं जुड़ी हैं, गांव वालों की भावनाएं जुड़ी हैं। अब वहाँ मैंने क्या किया, मैं बहस शुरू किया, श्राद्ध का मतलब क्या है, श्राद्ध कैसे होता है। जैसे हिलाल ने बहस शुरू कर दी, बचपन में बहुत संकट में पड़ गया कि नवाज जो मस्जिद है उसके अंदर कोई रिजर्वेशन कर सकता है कि नहीं। एक बंदा था जो चादर बिछा के बैठता था उसमें, तो उसने कहा कि चादर यहाँ नहीं रहेगी, खुला रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। वो उसको फंड करता था मॉस्क, तो अब परेशानी हुई इनको। आपने बेस पे चोट कर दी, फंडिंग पर चोट कर दी है। वैसे ही परेशानी मुझे भी हुई। मैंने पंडित जी से कहा, देखो पंडित जी ऐसा है कि ये श्राद्ध की जो प्रक्रिया है इसके बारे में समझाओ मुझे, आपको ज्ञान हो तो। मेरी समझ बहुत सिंपल है, और जो मेरी समझ है वो बनी है पंडित महामहोपाध्याय गंगानाथ झा से। पंडित गंगानाथ झा जो कि हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने ट्रांसलेट किया था। उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा कि तुम तो बाहर रहोगे। उनका पुत्र, आप जानते होंगे कि पिता ने पुत्र को वाइस चांसलरशिप दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने लिखा कि तुम बाहर कहाँ रहोगे पता नहीं, जब मैं मर जाऊँगा तो श्राद्ध कैसे करोगे। ये महामना ने लिखी? महामना। अच्छा, ओके। और ये जो है पंडित गंगानाथ झा ने लिखा कि ये श्लोक है, तो जहाँ भी रहो वहाँ जाना, पानी हाथ में लेना और ये श्लोक पढ़ते हुए कर देना, मेरा श्राद्ध हो जाएगा। और आप जो है श्राद्ध में 13 दिन का पूरी 13 दिन की प्रक्रिया करते हो, तरह तरह की चीज़ें करते हो, तरह तरह काम करते हो, बताओ क्या है। तो अंत में बात कहाँ आई पता है, पंडित जी ने मुझसे कहा कि देखिए आपका तो जो कहेंगे आप कर देंगे, आप तो JNU के हो। मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरी नौकरी मेरा काम खत्म हो जाएगा। कल से मुझे गरीब के पेट में लात मार। उसने जाके मेरे चाचा से शिकायत की, सबसे शिकायत की, सब लोगों ने मुझे आके कहा भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे मैं श्राद्ध करता मैं हूँ, मेरी माँ थी, तो मुझसे सेंटिमेंट्स किसको होगा। तो आप इसको ऐसे करें। फिर मैंने कहा कि एक बार और किसी का श्राद्ध था मेरे किसी रिलेटिव का, तो उन्होंने, वो समाजवादी थे जो नरेंद्र देव के, आचार्य नरेंद्र देव के शिष्य थे, राजीव जी के पिताजी। तो वो अपनी डायरी में हर 1 जनवरी को लिखते थे कि मैं जब मरूंगा तो मेरे श्राद्ध में 500 रुपये से खर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो 200 से बढ़ते बढ़ते 500 तक हुआ था कि उसमें कैसे करना, पूरी प्रक्रिया उन्होंने लिखी थी। जब मर गए तो इन्होंने उसका फ़ोटोकॉपी करवा के सब लोगों को बंटवा दिया कि ये उनका विल है, आखिरी विल है। अब वहाँ बहस शुरू हो गई, तो मैं भी संजोग से था, तो लोग तरह तरह के बड़े ज़मींदार थे, तो लोग आ गए कि नहीं ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे कैसे होगा। तो मैंने कहा देखिए जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं वो मुझसे बात ना करें, क्योंकि आपको टेक्स्ट का पता ही नहीं क्या है, आप चले जाएँ। फिर जो लोग जानते हैं वो बैठे मेरे साथ। तो श्राद्ध का सिर्फ 2-3 प्रक्रियाएँ उसमें हैं, बेसिक प्रक्रिया। पहली चीज़ है तिलांजलि देना,
आपने जला दिया उसको, शरीर खत्म हो गया और तिलांजलि दे दिया, यानी कि आपने उस योनि में उनके प्रवेश को फ्री कर दिया, आपने अपना संबंध उनसे काट दिया, तिलांजलि खत्म हो गई। वहाँ से लौटे आप, जो लोग उनको जानने वाले जितने थे उनको शोक करना है, उनको याद करना है, तो आपने एक जमा किया लोगों को, वहाँ पे लोगों ने उनको सोचा जो याद किया। और तीसरी प्रक्रिया सीधी सी है, वो है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जो पैसे उसने दिए हैं, लिए हैं, ज़मीन है, जगह है, कौन करेगा व्यवहार की जो बात, व्यवहार की। तो एक कर्ता होगा जिसको कि अंत में चादर डाल दिया जाएगा। चादर जब डालते हैं तो लोग रोते हैं, जिम्मेदारियाँ क्योंकि बहुत जिम्मेदारी इसकी हो गई। ये तीन ही प्रक्रिया है उसमें। बाकी जो आप भोज भात करते हो नहीं करते हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आप यदि इससे ज़्यादा कुछ है तो मुझे बता दो कहीं से लाके, क्योंकि जो ग्रंथ जिससे आप श्राद्ध करवाते हो वो लिखी गई है 17वीं सदी में, ये तो 17वीं सदी की चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है। तो अब प्रक्रिया क्या है, मार्क्सवादियों ने क्या किया, उन्होंने धर्म को खारिज कर दिया। तो उसके अंदर जो परिवर्तन की प्रक्रिया चलनी थी ना, वो हुई नहीं, रुक गई। बिल्कुल सही। बहुत लोग मुझे कहते थे जब हिलाल स्टूडेंट था कि ये तो नमाजी आदमी है, खास करके ये कहते थे क्या नाम था, इस्लाम भाई हमारे एक हैं जो शमसुल इस्लाम हैं। शमसुल इस्लाम पढ़ रहा था, गोलवरकर जी पर उन्हीं को पढ़ रहा था, है बहुत ज़बरदस्त। तो हम लोग उनके साथ कई बार काम करते थे। वो ये नमाजी है, हिलाल को समझाओ आप। मैंने तो हिलाल से हमारी बातचीत खूब होती थी, बात बहुत साफ थी। यदि वो नमाज नहीं पढ़ता होता तो वहाँ मस्जिद के अंदर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। हम नैतिक से भी अधिकार है, नैतिक अधिकार आपको नहीं है, सही नहीं है उसके। तो जो सेकुलरिज्म का क्राइसिस हिंदुस्तान का है, उसका एक बड़ा क्राइसिस ये है कि मध्यम वर्ग ने उसे खारिज कर दिया पहले धर्म को, और बाद में कहते हैं कि सेकुलर, हम सबसे पूछने आओ कि धर्म क्या है, कौन आपसे पूछने जाएगा धर्म क्या है। तो मार्क्सवादियों का भी बड़ा संकट रहा है कि उन्होंने उन चीज़ों के साथ जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसके साथ सुधार नहीं करा, अलग खारिज बिल्कुल। तो आप उससे बाहर ही हो गए। जो बात हिलाल मुझे याद है कहता था उस टाइम में कि मैं बाहर निकल गया तो मेरी बात ही कोई नहीं सुनेगा। जो भी परिवर्तन की बात है वो तभी संभव है जबकि मैं अंदर हूँ। और गांधी की यही प्रक्रिया थी कि आप अंदर हैं तो लोग सुन रहे हैं आपको। तो मुझे लगता है कि रिजेक्शन भी उनका करते क्या है कि अच्छा ये उस खेमे का है, बिल्कुल उससे बात ना करो। तो वो ये बहुत ही डैमेजिंग है, ये बहुत डैमेजिंग है। मैं क्या कहता था कि भाई सुनो, अगर अभी जैसे कि अभी मैं आ रहा था तो मेरा एक दोस्त है, वो जाहिर सी बात है संघी है वो, और मैं वो डिबेट होती है उससे। अब क्या है कि धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहा है। तो अब तो ये भी आपने महत्वपूर्ण बात की, संवाद रूप। हाँ, संवाद मेरे ख्याल से इसमें चुके हैं। हमने एक कार्यक्रम में वो तो मूर्ख है, बुलाया। ऐसे थोड़ी होता है। आप साथ में जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अभी मैं मेट्रो से उतर के ना, अभी जैसी बातचीत हुई तो वो अब वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो आपने क्या करा, आपने बंद कर दिया तो फिर चीज़ें बिल्कुल ये तो है सबसे बड़ी समस्या है। ये जो सर आपने कहा ना, ये बिल्कुल इस बात को मैं ये करता हूँ कि अचानक से कोई चीज़ बदल नहीं जाएगी। कोई अगर मैं बचपन से कास्ट, रिलीजन और ये सब ये करता रहा हूँ और 20 साल बाद अचानक एक ऐसे मतलब विचार से टकराता हूँ जो मुझे अच्छा लगने लगा है और मेरी थिंकिंग इस प्रोसेस में है कि हाँ यार ये तो अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, अचानक से वो बदलेगा नहीं। तो इनकी दिक्कत यही होता है कि ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाते हैं कि कैसे किन चीज़ों को हमें लेना है और कहाँ तक इसको जो है कि मतलब रख के और इसको सम्मिलित करना है चीज़ों को। ये दिक्कत है। इस पुस्तक की शुरुआत ही इसी बात से होती है कि संवाद के लिए आग्रह है। धर्मों के बीच संवाद की जरूरत है, हर चीज में संवाद। मोदी जी भी और आप लोगों के बीच। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जो अभी बातचीत में आई है, और वो मेरे ख्याल से वो बड़ा स्पष्ट उदाहरण है उसका कि आखिर इसमें इस्लाम कहाँ पर है। जो अभी बात हम कर रहे थे वो ये है कि जो अभी आपने श्राद्ध की 3 जो सिद्धांत बताए हैं, कोई भी मुस्लिम समाज जिसके बारे में मैं जानता हूँ भारत का, उसके जो डेथ रिचुअल्स हैं उनमें एग्जैक्टली 3 यही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। यानी आपने दफन कर दिया, तिलांजलि हो गई, आपने दूसरी बार आप सब इकट्ठा हो गए, और तीसरी बार बिल्कुल इसी फॉर्म में आपके ऊपर ही जिम्मेदारी आ रही है। ये हिंदुस्तानी इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी है। अब इसको मैं इस्लामी कहूँ या भारतीय कहूँ, ये हिंदू और भारतीय तो हो जाता है, लेकिन इस्लामी और भारतीय भी तो हो सकता है। तो इस किताब की एक और महत्वपूर्ण बात है शुरू में इसी चीज़ को लेकर कि इसको धर्म की बजाय हम इसको विचार, जो भारत का विचार है उसके संदर्भ में।
धर्म के हिसाब से जोड़ देंगे तो उसी में एक विवाद पैदा हो जाएगा, ये किसका है ओरिजिनल मेरा एक थॉट। छोटा सा सवाल है, जो आप लोग एकेडमिक वर्ल्ड में, जगत में, विश्वविद्यालयों में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आज जो मैं देखता हूँ कि प्रोग्रेसिव सर्कल्स माना जाए या लिबरल सर्कल माना जाए, इसमें जो ये संवाद की संभावना है ये बिल्कुल सीमित हो गई है। क्योंकि ये देखा जाता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे अपने विश्वविद्यालय में, अपने यूनिवर्सिटी में हम लोग बाबरी के 25वें वर्ष मतलब साल में उसको याद करने के लिए या उससे हम क्या सीखें या उसमें आगे कैसे बढ़ें, इस पे हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम प्लान कर रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को। और उसमें हम लोगों का जितने भी फैकल्टी के ग्रुप थे वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से करना चाहिए कि इसमें कुछ नई बात हो, कुछ लोग सीखें, कुछ लोग ग्रहण करें। तो इसमें जो प्रोग्राम निकल के सामने आया, जो प्रपोज हुआ, वो और बहुत लोग मतलब मेरे यहाँ पढ़ाते हैं जो इस में मतलब शामिल थे इस मुहिम में, जो कि JNU से थे। ये ऐसे ही एक इंसिडेंटल फैक्ट है मतलब, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो प्रोग्राम निकल के सामने आया उसमें वही लोग जो लोग पिछले 20-25 साल से वही बात कर रहे हैं और उसी ऑडियंस के सामने जो उनको लगातार सुन रहा है, उसकी फिर से प्रस्तावना की गई थी कि हम लोग प्रोफेसर थापर, प्रोफेसर नंदी, मतलब जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनसे हमारी कोई मतलब मतभेद भी नहीं है, और जो बात हम जानते हैं उसी बात को बोलने के लिए उन्हीं लोगों को उन्हीं ऑडियंस के सामने, इको चैम्बर, हाँ इको चैम्बर, और जो लोगों ने नाम देखा वो भी ठीक से पढ़े नहीं, उनको पहले से मतभेद थे तो वो लोग आए नहीं, जिनको पढ़ाना था, जिनको समझाना था वो आए नहीं। तो एक आत्म आलोचना कि हम लोग कहाँ गलत जा रहे हैं, उन लोगों को स्पेस भी नहीं देना कि बात करने की। ठीक है, आपको बात करना जहाँ से आपको थ्रेट आ रहा है उनको, और ये बहुत तरह की चीज़ों में है, सिर्फ सेक्युलरिज्म में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, हर एक मतलब आपको तुरंत एक खांचे में डाल दिया जाता है। जैसे शुरू में बात हुई यहाँ पे प्रोफेसर दुबे की, उन्होंने इतना कुछ लिखा, ऑफ रिकॉर्ड कर लीजिए इसको। हाँ सत्या जी, नहीं एक चीज़ और है, वो हाँ। हिलाल साहब ने एक चीज़ कह दी, सबके लिए धन्यवाद, इस व्यक्ति का जन्मदिन उनको दिया जाना चाहिए। ये सब बातों पर फिर हम आ गए हैं वापस, ये सारे संवाद शुरू होंगे अब, क्योंकि उन्होंने इस मुकाम में हमें ला खड़ा किया है कि अब सब कुछ होगा। ये हमारा कार्यक्रम ऑन ईयर हो चुका है, अच्छा। ऑन ईयर है, तो इसको हम लोग को खत्म भी करना है, बिल्कुल, और खत्म करने के लिए हमें शोभा जी के पास जाना पड़ता है, इसके बगैर कार्यक्रम खत्म नहीं होता। तो मैं शोभा जी से अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें और आभार व्यक्त करें। शोभा जी, मेरा मानना है कि आभार व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू ही यहाँ से होती है कि आपने सारे वक्ताओं को किस गहनता से सुना और पूर्ण अपने विवेक से, जो आपके पास तर्कशास्त्र है, उनको लेकर सुना। तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हिलाल अहमद सर का, क्योंकि जब ये किताब मैं पढ़ रही थी तो जो प्रश्न हिलाल अहमद सर के मन में कौंधा कि इस किताब में हिंदू धर्म वर्सेस हिंदू राष्ट्रवाद, जब आज़ादी के बाद वो हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्रवाद में परिवर्तन होता है, किताब के अंतिम पृष्ठों में ये बात है, वहाँ पर आता है। तो मेरा भी प्रश्न उठा कि ये हिंदू धर्म या तो मणिन्द्र जी के लिए भारतीयता है यहाँ पर जब वर्सेस हो रहा है, या दूसरा कि इसमें इस्लाम कहाँ है, जैन कहाँ है, धर्म कहाँ है। इसी किताब में मुझे इसका जवाब मिला। इस किताब के पृष्ठ संख्या 286 में एक बात कही गई है गांधी के संदर्भ में। मुझे लगता है वो वहाँ से लिया गया है कि जहाँ पर नीलाद्री भट्टाचार्य जी का रेफरेंस लिया गया है, और क्योंकि उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा पर लिखे गए जितने भी लेखन हैं लेखकों द्वारा, और उसमें धर्म का विश्लेषण, मैं कहूँगी सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया है, इसलिए वहाँ से वो बात निकल कर आती होगी, और इसलिए गांधी का आपने जिक्र किया है कि उन्होंने धर्म को कैसे देखा। तो आप जिक्र करते हैं पेज नंबर 26 में कि गांधी एक तो शहरी व्यक्ति थे, और गांधी जब विदेश जाते हैं और धर्म चिंतन का अध्ययन करना शुरू करते हैं, और जब बाद में भारत वापस लौटते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जाहिर सी बात है वो हिंदू धर्म से शुरुआत करेंगे।
जैसे मैं भी अगर धर्म पर सबसे पहले मैं सोचूंगी रामायण पढ़ लूँ, महाभारत पढ़ लूँ या वेद पढ़ लूँ और उसके बाद कुरान और बाइबल, ये स्वाभाविक तौर है। तो जब वो हिंदू धर्म का अध्ययन करना शुरू किया उन्होंने, तो उस दौरान उन्होंने पाया कि ईसाइयों ने क्या किया, वो हिंदू धर्म का बड़ा दमन किया, मतलब बड़ा कटाक्ष किया, बड़ी आलोचना की। और तब बाद में सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद, इसमें मेंशन है कि सभी धर्मों का जब धीरे धीरे उन्होंने अध्ययन किया तमाम आंदोलनों के साथ, तब उन्होंने क्या किया, अंत में जो गांधी ही कर सकते थे, उन्होंने ये किया कि धर्म को मान लिया कि ज्ञान की परंपरा है, और जब ज्ञान है तो ज्ञान की आलोचना भी हो सकती है, ज्ञान का खंडन भी हो सकता है, ज्ञान का मंडन भी हो सकता है, और ज्ञान को खारिज भी किया जा सकता है। मैं यहाँ पर किसी के ज्ञान को खारिज भी कर सकती हूँ और किसी ज्ञान को अर्जित भी कर सकती हूँ और संशोधन भी कर सकती हूँ जो मेरे पास जो तर्क और विचार होंगे। तो मैं समझ पाई कि इसमें सिर्फ इस्लाम ऐसा नहीं, मैं समझ पाई कि इसमें सारे धर्म हैं। अब वो चाहे वो ग्लोबल जितनी भी विभाजन है धर्मों के, जिनको हमने एक नाम दे दिया है, वो बात अलग है कि जब हम धर्म का गहन अध्ययन करते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार मैं कह सकती हूँ कि धर्म वो है जिसमें लोकहित समाहित हो। तो मुझे लगा कि जब गांधी ने ज्ञान को परंपरा के तौर पर मान लिया तो उसमें सारे धर्म समाहित हो गए, और उसमें इस्लाम, बौद्ध, जैन सारे धर्म आ गए। और बाद में वो एक बात कहते हैं जो इस किताब का मुझे सार लगता है, वो बात अलग है कि इस किताब का मूल तत्व मुक्ति है, लेकिन उस ज्ञान का इस किताब का जो मूल सार मुझे लगता है, जो मैं चाह रही थी कि कुछ तो मैं ऐसा इस किताब से लेकर जाऊं कि बाद में मैं एक ऐसी विधा अपने साथ समृद्ध करूं कि जब मैं कविता भी लिख रही हूं, जब मैं कहानी भी लिख रही हूं, जब मैं उपन्यास भी लिख रही हूं, तो वहाँ पर लागू कर सकूं। तो मैंने यहाँ से एक वाक्य लिया, वो वाक्य है कि धर्म जब स्वयं में परिवर्तनकारी हो जाए, जब धर्म स्वयं में परिवर्तनकारी हो जाए तो क्या होगा, जब धर्म स्वयं में परिवर्तनकारी होगा, और इसको मैंने क्यों सुक्ति लिया कि तभी समाज बदलेगा। क्योंकि कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी हो, भारत क्यों ना हो, हम सब धर्म से अछूते कभी नहीं होंगे, ना आज, ना कल, ना परसों। हम कभी भी पूर्ण राष्ट्र और राष्ट्र के सभी नागरिक सभ्य हो जाए, कैसे संभव है। तो इस प्रश्न को और उसका विस्तृत विश्लेषण के लिए, और जैसे पंकज जी ने कहा कि दरवाज़ा खोल दिया और आपने सच में हमें यात्रा कराई खिड़कियों के माध्यम से, आपने एक उस घर के भीतर जो वातावरण है उसको हम तक पहुंचाया कि ऐसा है कि ये यहाँ से चमेली की खुशबू आ रही है, यहाँ से गुलाब की खुशबू आ रही है, यहाँ से गेंदे की खुशबू आ रही है, और यहाँ से राष्ट्रीय फूल कमल की भी खुशबू आ रही है। वो सब आपने यात्रा कराई, तो बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल अहमद जी। दूसरा, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी इस किताब के लेखक, जो ज्ञान की राजनीति किताब है, उसके लेखक मनीन्द्र नाथ ठाकुर जी को। एक कदम पीछे जाना चाहूँगी, जो आगे मैं आभार जिनका व्यक्त करूँगी पंकज जी का, कि इस आयोजन के मार्फत उन्होंने इतनी जो लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, अभी तक हम डिजिटली सर को सुन पा रहे थे, सीख पा रहे थे, वो शायद हम देर से पहुँच पाए व्यक्तिगत तौर पे सर को, और उनको सुनना एक इंस्टीट्यूशन को सुनने जैसा है, और वो मैंने आज साक्षात देखा। तो आभार पंकज जी आपका भी, और मनीन्द्र नाथ जी आभार आपका भी। और आभार इसलिए भी क्योंकि इस किताब की जो भूमिका की शुरुआती 2 पंक्तियां हैं वो ये हैं कि ये किताब बहुआयामी संवाद स्थापित करने की एक तरह से प्रारंभ है, शुरुआत है, वो शुरुआत कर रही है। और जब मैंने कहा कि इस किताब को पूरा पढ़ा जाए, जिसको सर ने कोट भी किया, आपने पढ़ा भी वो लाइन है कि संवाद क्या है, तो मैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की छात्रा हूँ, तो मैं अभी तक संवाद का ये मायने सच में मैंने कहीं नहीं पढ़ा था किसी उपन्यास में, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है। समग्र पढ़ना तो असंभव है आजीवन। मैं कभी भी नहीं समझ पाई कि संवाद मतलब होता है कि सत्य की ओर बढ़ने का आग्रह। और मैंने कहा कि सर ने ये क्यों लिखा, फिर जब उन्होंने जो 4-5 खंड जो उन्होंने लिखा है, तब मैं समझ पाई कि सत्य की तरफ बढ़ने का आग्रह क्यों है। तो शुक्रिया मनीन्द्र नाथ ठाकुर जी आपका इसलिए भी कि आपने एक खूबसूरत किताब लिखी, और जो अगली किताब आपकी आने वाली है मार्क्सवाद और धर्म, उसका वो बहुप्रतीक्षित होगी। और विशेषकर हम सब जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने ये चर्चा सुनी है, जो दर्शक डिजिटली सुन रहे हैं, आएगी। मैंने कहा कि जो आने वाली है वो बहुप्रतीक्षित है, और हम सब उसका इंतज़ार करेंगे, और दर्शक भी उसका इंतज़ार करेंगे। आपका अंतिम में आभार है क्योंकि आप प्रकाशक हैं। जी, इनका आभार ज़रूरी इसलिए कि ज़बरदस्ती किताब लेके आए। तो सबसे बड़ा आभार इसीलिए वो अंतिम में है।
और इसके बाद आभार, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हमारी भाषा में अगर कहें, जो हम लोग आज की जो पीढ़ी है एक हिंदी और नव हिंदी वाली बीच में, तो इस ताम झाम को बहुत ही गंभीर आयाम देने वाले इस पूरे परिवेश को अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा से प्रतिनिधित्व करने वाले पाखी के संपादक अपूर्व जोशी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जिनके सानिध्य में ये आयोजन, हालांकि पोस्टर से उन्होंने ये सानिध्य और अपना नाम, अपना फ़ोटो, ये सब जैसा वो अक्सर करते हैं। मैं 3 साल से सर से जुड़ी हुई हूँ और मुझे याद है कि अपने ही कार्यक्रमों में वो ऑडिटोरियम के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठते हैं या कभी कभार नहीं बैठते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उनका नाम किसी भी तरह से, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से ना लिया जाए। तो आभार आपका भी सर कि इस पूरे कार्यक्रम में आपका सानिध्य बना रहा और बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबका बड़ा आभार है, शुरू से अंत तक कार्यक्रम रुक गया। जी, और पंकज जी आपका भी बाद में है और मैं ख़त्म कर रही हूँ सर। मुझे लगता है कि जो आयोजक होता है उसका अंतिम में ही आभार होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो महत्वपूर्ण होते हैं वो श्रोता और दर्शक होते हैं। तो सर आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने 2 वाजिब प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपने हमारे शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों के समक्ष रखा और जिससे जिस घर की यात्रा सर ने कराई हिलाल अहमद साहब ने, तो उसके बाद वो किवाड़ खोलना और बाहर कौन से पौधे लगे हैं, बाहर का वातावरण कैसा है, कच्ची सड़क है कि पक्की सड़क है, उसकी भी हम यात्रा कर पाए संक्षिप्त रूप से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी लिटरेचर से अछूता है, अगर अछूता है तो ये किताब सच में जो कुछ नया ज़रूर दे जाती है और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये किताब रेफरेंस होनी चाहिए कि अगर आपके भीतर कुछ भी विचारधारा है, कुछ भी बात है, आप सब किताब में जैसे हिलाल अहमद जी ने कहा भी था कि लेखक जो है आज़ादी की बात, स्वतंत्रता की बात, समतामूलक समाज की बात किताब में तो लिख देता है, लेकिन क्या वो स्वयं में आज़ाद हो पाया या नहीं? तो आप भी वही प्रश्न उठा रहे थे कि 95% लोग जो है आज़ाद नहीं हो पाए और ये ट्रुथ है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में तो ये बिल्कुल ट्रुथ है और खासकर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भी। और उसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अमित चौहान सर आपका कि लगातार कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर कार्यक्रम के अंत तक और जब तक मैं बोलना ख़त्म करूँगी तब तक ये कार्यक्रम डिजिटली वेल मेंटेन्ड आपने किया। बहुत बहुत आभार आपका। और अब आभार पंकज जी आपका, क्योंकि मैं अपूर्व सर के सामने ये स्वीकृत करना चाहूँगी कि पंकज जी के सानिध्य से या पाखी में जो भी समय दे पाते हैं, महत्वपूर्ण समय दे पाते हैं, मुझे बेहद खुशी है कि मैं दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण अपने ज्ञान में कुछ ना कुछ वर्धन कर रही हूँ। तो आभार आपका भी। और इस कार्यक्रम के आभार के परिप्रेक्ष्य में जो मुख्य बिंदु ये है कि 3 महत्वपूर्ण नाम इसलिए क्योंकि मैं इन सबको 3 विचारक के तौर पर देखती हूँ। हिलाल अहमद जी, अपूर्वानंद जी जो हमारे साथ नहीं आ पाए और उन्होंने बहुत अच्छी किताब भी लिखी है मार्क्सवाद का लालटेन, और उसको भी अभी हम लोग को पढ़ना है। उस पर मुक्तिबोध का लालटेन, मार्क्सवाद ही चल रहा है इसलिए मार्क्सवाद निकल गया, मार्क्स से मार्क्सवाद, मार्क्स से मुक्तिबोध। वैसे मुक्तिबोध की कविताएं मार्क्सवाद से इतर नहीं हैं। तो आभार पंकज जी आपका इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और सबसे हम मान लिए और हाँ, मैं ये आपूर्ति कर देती हूँ कि सिद्धि प्रकाशन के ये जो कैप्चर अच्छी किताबें करने वाले कैप्चर कर चुके अमिताभ राय जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हालांकि वो आभार अपना मान चुके हैं, लेकिन आभार इसलिए भी व्यक्त करना ज़रूरी है कि लगातार पाठकों के बीच में कूड़ा करकट जैसी सामग्री आ रही है जो सच में किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तथाकथित जो भ्रांतियाँ फैलाने वाली या अपभ्रंश देने वाली समाज में, उसको ये दूर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी किताबें लाने के लिए अमिताभ राय जी आपका। आप सभी दर्शकों का और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।